अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़ब्बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, सी फैब 3 एसपीएम का आज पोस्ट सेशन होने जा रहा है जी। एजेंडा में भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या होगा, और इंशाल्लाह जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 23 के लिए हम बैठे हैं। जून 23 का रिजल्ट आ चुका है, और ऑब्वियसली इसमें जैसे कहते हैं ना कि जो पिछली अटेम्प्ट में हमने देखा कि जिस तरह सिलेबस चेंज हो रहा है, इस तरह हमें अपनी तैयारी को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आज का जो एजेंडा है सी फैब 3 एसपीएम से रिलेटेड, इस पे अगर मैं बात करूं तो पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास जून 23 एग्जाम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ, हाउ टू प्रैक्टिस फॉर सी फैब 3 की प्रैक्टिस कैसे की जाए। फिर सर अरीब आएंगे और माशाल्लाह उनके पास पूरी रिसर्च है कि व्हाट नीड्स टू बी चेंज, कि हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पर बात मैं कर लूँगा, मगर हमें चेंज क्या करने की ज़रूरत है इस पर बात करनी है। और समर 2023 का जो पेपर है उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं हमारी जो हम पहले पिछले सेशन में बात करते थे कि ऐसा कभी हो जाएगा आईकैप में, और वो आहिस्ता आहिस्ता में लग रहा है कि होना शुरू हो गया। तो समर 23 का जो पेपर है वो भी एक अच्छे लेवल पे डिस्कस होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाइज सर अरीब ने इस पर होमवर्क किया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। सी फैब 3 एसपीएम अलहमदिल्ला हम कुछ अर्से से पढ़ा रहे हैं, और अलहमदिल्ला अल्लाह का एहसान है कि स्टूडेंट हमें ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं सऊद तारिक अगेन जिसे कहते हैं कि बीएफडी भी पूरा पढ़ा रहा होता हूँ, एमएसए 2 भी जिसे कहते हैं कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, और सी फैब 3 का भी एरिया जो है मैं सर अली के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हुआ क्या कि पहले मैंने बीएफडी पढ़ाना शुरू किया, आप सब जानते हैं अलहमदिल्ला मैं बीएफडी काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने एमएसए 2 भी पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, जब मैंने बीएफडी और एमएसए 2 पढ़ाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एमएसए 2 के अंदर जो है वो जाहिर से थ्योरेटिकल एरिया है। तो मैंने कहा वाई नॉट आई शुड टीच सी फैब 3 एज वेल। अच्छा, अब मसला ये था कि बीएफडी मैं 100% पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैं कैफ के पेपर भी, कैफ 3 और कैफ 6 भी जो है वो पूरे पूरे अलहमदिल्ला 100% पढ़ा रहा होता हूँ। एमएससी 2 में 1/3 पढ़ाता हूँ सर फुरकान के साथ, तो मैं सी फैब 3 को 100% पढ़ा नहीं सकता। तो काफ़ी दिल हुआ मेरा, क्योंकि कैफ 6 जो एमएफ है उसके अंदर भी थ्योरी है, थ्योरी में पीछे कैफ में पढ़ा चुका हूँ, इवन मैं ओन 11 में ही पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे बड़ा दिल था कि यार ये सी फैब 3 पढ़ाया जाए। तो फिर ये हुआ, मगर मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर थैंक्स टू सर अरीब, सर अरीब जो है वो उनका माशाल्लाह बड़ा एक्सपोजर है, अभी सर अरीब अपना इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैं सी फैब 3 में इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ शेयर करने में। तो उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की और 1/3 एरिया जो है सी फैब 3 का अलहमदिल्ला जो है पढ़ाना शुरू किया। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया में पढ़ाता हूँ, और जो ग्रेड ए है हमारी उसका भी कुछ एरिया जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो जो एमएसए 2 का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ठीक है, और जो कैफ 6 में मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसकी वजह से जो मुझे हेल्प हुई है, उससे मुझे सी फैब 3 में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है अलहमदिल्ला, और स्टूडेंट को भी उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। आ, मगर बात वही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सी फैब 3 में जो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ जो सी फैब 3 और बीएफडी में फ़र्क है ना बुनियादी, वो ये कि मैं जब बीएफडी पढ़ाता हूँ तो मुझे ये श्योरिटी होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बाद में, लास्ट मंथ में कभी ना कभी बैठ के मेरे लेक्चर्स देख लेगा, और वो कहीं ना कहीं रेफर कर लेगा। मगर सी फैब 3 में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सी फैब 3 में जो है ना वो चूंकि थियोरेटिकल पेपर है, और माजरत के साथ एक वर्ड यूज होता है सौतेला सलूक, ठीक है। इसको बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे रखा जाता है, लास्ट रिजॉर्ट रखा जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाता। क्लासेस भी लोग बहुत सारे, हमें हैरानगी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास इनरोल होते हैं, और जब उनसे फीडबैक लेते हैं, यार आपको पता है मैं फीडबैक लेता हूँ, बीएफडी में भी फीडबैक लेता हूँ कि भाई कितनी क्लासेस कवर हो गई, क्या हुआ, तो पता चलता है कि जी वो अभी तो क्लासेस शुरू नहीं की, या अभी बस 2-3 चैप्टर की क्लासेस ली हैं, या सर वो अभी हम फ्री हो जाएंगे, बाकी पेपर की क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उस पर आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि दुख होता है कि यार यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो बहुत बच्चा कुछ टाइम दे रहा होता है। तो इस पर ही मुझे बात करनी है कि थोड़ा सा हमें ना अपने एटीट्यूड को भी चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर अरीब आप हमारे साथ हैं? जी सर। सर प्लीज थोड़ा सा मैं चाहूंगा अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सा बेसिकली मैं सर के साथ एसोसिएट हूँ फॉर द लास्ट 1.5 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर। MSc 1 से हमने बेसिकली स्टार्ट किया था पढ़ाना, उसके बाद देन C-FAB 3 में जिस तरह सर ने बताया हमने देन ज्वाइन किया। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सेशन है। बेसिकली मैंने क्वालिफाई किया था ACCA बैक इन 2019, देन CA मेरा क्वालिफाई हुआ था बैक इन 2021।
उसके बाद से मैं प्रोफेशनली अगर बात करूं तो मैं एबर्ट के अंदर कमर्शियल फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट सर्व कर रहा होता हूं, जिसमें हमारे पास बेसिकली एक न्यू एरिया ऑफ फाइनेंस होता है, जिसमें बिजनेस साइड हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द रिपोर्टिंग साइड। उसमें हम डिफरेंट बिजनेस डायनामिक्स और बाकी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ साथ एसीसीए के एक्सपीरियंस के साथ साथ दोनों चीज़ें मुझे ये सपोर्ट कर रही होती हैं कि सीफएप 3 जैसे पेपर को, जिसकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द बिजनेस है, वो पढ़ाया जाए। तो वो बेसिकली हम सर के साथ मिलके पढ़ा रहे होते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे जिस तरह बैच चलता है बाकी आपको चीज़ें और भी इंसाइट्स देते हैं, किस तरह ये सब्जेक्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा इन योर प्रोफेशनल लाइफ, एज वेल एज किस तरह ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा आपके एमएससी को अनलॉक करवाने में, और इसको किस तरह लेके चलना चाहिए, उस पर फिर हम बात करते हैं रिमेनिंग सेशन में। थैंक यू सर। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या ये मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, मगर मैं सिर्फ एक आइडिया के तौर पे कि हमारे पास आज जो ऑडियंस है वो कौन सी है, मैं ये चाहूँगा अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी CFAP 3 अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनी अटेम्प्ट आपकी हो गई और मार्क्स कितने आए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट बता दें, एक हुई है, दो हुई है, और मार्क्स कितने आए रिसेंट अटेम्प्ट में जून 23 में। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड एक जिसे कहते हैं ना आइडिया पर्पज के लिए चाह रहा हूँ कि आप लोग जरा मुझे बताएं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, 40 मार्क्स आए, ओके। और बाकी लोग भी जरा बताएं प्लीज, नाम मैं नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है, ताकि ये कि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स ही बता दें मुझे। ठीक है, 30 मार्क्स आए, SBL क्लियर है आपका, दैट्स गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट में 38 मार्क्स आए, ओके ओके। 47 मार्क्स आए आपके, ठीक है। और 45 मार्क्स आए, ओके ठीक है। लास्ट 17 में अटेम्प्ट किया था, बहुत पुरानी बात है। और इसके अलावा बाकी लोग हैं हमारे साथ, काफ़ी लोग हैं हमारे पास माशाल्लाह और भी। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट थी दिसंबर 23 में, 10 फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, ठीक है। आपके लिए भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई ऐसा बंदा जो समर 23 में बैठा हो, मुझे समर 23 के मार्क्स बता दें, नाम नहीं लूंगा मैं, और कितनी अटेम्प्ट हो चुकी है CFAP 3 की वो बता दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यार एक बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि CFAP 3 के बारे में ना मैं आपको बताऊंगी, CFAP 3 ये लॉ नहीं है, ये ऑडिट नहीं है, ये BFD नहीं है, ये FR नहीं है, ये टैक्स नहीं है, ठीक है। ये 44 मार्क्स है, ओके गुड। ये एक बिल्कुल डिफरेंट पेपर है, और इसके बारे में मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं, इस पेपर की दो स्ट्रेंथ है। पहली स्ट्रेंथ इस पेपर की ये कि ये लेस लेंथी, SFR बहुत लेंथी है, BFD भी लेंथी हो जाता है, लॉ तो है ही लेंथी, ठीक है, ऑडिट भी कम नहीं है। तो एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लेस लेंथी है। अच्छा, ये डिसएडवांटेज ही बन जाता है कि लोग इसको इतना हल्का ले लेते हैं कि लेस लेंथी है तो यार पढ़ लेंगे, तो इस चक्कर में रह ही जाता है। मगर बहरहाल ये एक फैक्ट है कि ये वन ऑफ द CFAP, जितने भी CFAP के पेपर हैं या MSA के पेपर थे, उनमें सबसे छोटा कोर्स CFAP 3 का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल ये इसकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, दूसरा है इसकी स्ट्रेंथ, मैं आपको बताऊं, बड़े मजेदार स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, ओके, सेल्फ स्टडी पे था, नो इशूज नो इशूज। दूसरी इसकी जो मैं आपको बताऊं एक खास बात है ना SPM की, वो ये है कि यार इसका जो पेपर है ना, उस पे एग्जामिनर ने अभी तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा, नॉट वेरी डिफिकल्ट पेपर, मतलब पेपर या पासिंग परसेंटेज इज नॉट वेरी बैड। एक तो होता है ना कि यार जैसे BFD का कोर्स पहले बहुत लेंदी था, पुराने जमाने में बात कर रहा हूँ, बहुत लेंदी था कोर्स, ये दो पुरानी स्कीम की बात कर रहा हूँ, उसमें मैक पोर्शन भी था, ठीक है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मगर पेपर जो है ना बहुत मुनासिब आता था, ठीक है। अब इसके साथ अच्छी बात क्या है कि पेपर इतना, मतलब कोर्स भी इतना लेंदी नहीं है, कोर्स नॉट लेंदी, और जो पेपर भी आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि डिफिकल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, हम बात करेंगे समर डेज के पेपर में कुछ ऐसी चीजें हमें मिली है जिससे पेपर मुश्किल हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं थी चीजें, मतलब एक अच्छे मुनासिब तरीके से आप पढ़ के जाएंगे तो पेपर निकल रहा है। आप मुझे बताएं ना, अभी जितने लोगों ने हमें बताया, अक्सर लोग की एक ही अटेम्प्ट हुई हुई है खाली, किसी की दो अटेम्प्ट हुई होंगी। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कह रहा हो कि मैंने SPM 5 अटेम्प्ट हो गई, मुझे 5 अटेम्प्ट देते हुए SPM को, और SPM नहीं निकला, या 6 अटेम्प्ट हो गई मुझे SPM नहीं निकला। ऐसा हुआ है हमारे साथ MSADU में, MSADU में बच्चा मिलता है सर 4 अटेम्प्ट हो गई, 5 अटेम्प्ट हो गई सर, पेपर नहीं निकल के दे रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, आपकी फोर्थ अटेम्प्ट है, ओके ओके ठीक है, कुछ केस ऐसे हैं फोर्थ अटेम्प्ट भी है, मगर मेजोरिटी जो आपको नजर आएगी ना आज के सेशन में वो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाली। अच्छा, मैंने कल BFD के सेशन में भी बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पेपर है बड़े ब्लेस्ड है, BFD में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई 8 अटेम्प्ट से रुका हुआ, ठीक है ना। हाँ, MSADU में ऐसा होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर जो मैं पहले पढ़ाता था वहाँ ऐसा होता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यार आप इस माइंडसेट से पढ़ेंगे, पहले तो ये समझ लें कि यार ये CFAP 3 निकालना मुश्किल नहीं है, गले की हड्डी नहीं बनता ये पेपर, मसला सिर्फ ये है कि यार हम इसको टाइम दें, हम इसको टाइम दें, ठीक है। अच्छा, अब हम रीजन से बात कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटन प्रैक्टिस की थी फुल फ्लैज, ईमानदारी से बताएंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जो एक दफा अटेम्प्ट कर चुके हैं, उन्होंने फुल फ्लैज रिटन प्रैक्टिस की थी। फुल फ्लैज का मतलब ये नहीं है कि ओरली सवाल सॉल्व किया था,
फुल फ्लेज का मतलब ये नहीं कि बुलेट पॉइंट बनाए थे, पूरे पूरे प्रॉपर आंसर लिखे थे। या चले मैं सिंपल कर लेता हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा की थी या कम की थी? मैं प्रैक्टिस को, ओरल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस नहीं मानता, मैं बुलेट पॉइंट को प्रैक्टिस नहीं मानता, मैं फुल फ्लेज आंसर को प्रैक्टिस मानता हूँ। कितने लोगों ने प्रैक्टिस इनफ की थी या नहीं की थी, मुझे जरा कमेंट में बताएं प्लीज। नाम नहीं लेंगे ऑब्वियसली, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, मगर मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ। ओरल प्रैक्टिस की थी आपने, ठीक है, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। अब देखे ना, आप फोर्थ अटेम्प्ट में हो, मगर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंसोगे, ठीक है, ऑब्वियसली नाम नहीं लेंगे। 3 साल के पास प्रैक्टिस की थी, फुल आंसर, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं अभी नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको ना, जिन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस की, इस पर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, ठीक है। 2 पेपर अटेम्प्ट किए थे, और इसके अलावा ओरली सॉल्व किया था, और बताएं, ओरली किया था, रिटर्न किया था, वर्बल किया था, क्या किया था? मैं रिटर्न प्रैक्टिस को प्रैक्टिस मानता हूँ। बाकी लोग भी कमेंट करें, देखें काफी सारे लोग हैं, हम ये बातचीत करेंगे ना तो हमें अपना मसला पता चलेगा, हम बातचीत नहीं करेंगे तो मसला नहीं पता चलेगा। ओरली सॉल्व किया था जी, ठीक है। थैंक यू यार, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। यार आपने बीएफडी पास किया 1 हफ्ते से कम भी प्रिपरेशन में, थैंक यू यार, ये आपने मेरा दिल जो है ना खुश कर दिया। ठीक है, अभी एसपीएम में बताएं, एसपीएम में क्या हुआ है, कितनी प्रैक्टिस की थी एसपीएम में, ये मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बीएफडी तो निकला माशाल्लाह, रजिस्टर अच्छा बनने की वजह से। और बाकी लोग बताएं। अब यार यहाँ पे मसला पता है क्या आ रहा है, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि एक मसला जो मैं समझता हूँ पॉसिबल रीजन है ना, पहला रीजन ये कि लैक ऑफ कोर्स कवरेज। सर हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सके, हमने लास्ट मंथ कंप्लीट किया। लैक ऑफ कोर्स कवरेज और लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। सर हमें समझ ही नहीं आया सवाल में क्या कौन से पूछा हुआ है। एक वजह तो ये थी पेपर में पास ना होने की, कि लेक्चर पूरे नहीं थे, या बुक के कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, ठीक है, या फिर ये हुआ था कि मिसाल के तौर पे बस ओरली पढ़ लिया था, एक दफा बुक निकाल दी थी, कॉन्सेप्ट नहीं रट्टे लगा लिए थे। एक रीजन तो ये। अच्छा, पेपर हो गया सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, कि सर पढ़ा सब कुछ था, समझ भी आ गया था, लेक्चर भी ले लिए थे, मगर रिटन प्रैक्टिस नहीं कर सके थे, टाइम नहीं था हमारे पास। तीसरा रीजन ये है कि यार हमने रिटन प्रैक्टिस भी की थी, कोर्स कवरेज भी की थी, मगर क्या हुआ कि सेलेक्टिव स्टडीज कर ली थी। और ये कह लें कि वो कहते हैं ना कि 100% कंप्लीट नहीं किया था, नॉट प्रिपेयर्ड 100%, ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है ज्यादा लोगों के साथ। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हम जरा, 1 मिनट के लिए, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हम। ये देखें, ये प्रीवियस कमेंट का एग्जामिनर कमेंट है, जो कि अभी के लिए भी एप्लीकेबल है, मैं भी कुछ सेशन पहले इसको डिस्कस किया था, ठीक है। आप देखें, क्वेश्चन वाइज कमेंट आ रहा है, ये क्या कह रहा है, ये पिछली अटेम्प्ट में मसला आ रहा है और अभी भी ये मसला आ रहा है। However, it was again noted in previous session that examinee performed poorly in questions that were less frequently examined. ये देखें क्या कह रहा है, सॉरी, क्या कह रहा है एग्जामिनर, सेलेक्टिव स्टडीज कोई अगर करके जा रहा है, इस दफा पेपर में सवाल आया है ना सर अरीब, कौन सा एरिया था वो जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं होता, इस दफा पूछ लिया गया, बता रहे थे। सर चैप्टर 1 से उसने बेसिकली विजन मिशन वाला टॉपिक होता है, जो बहुत बेसिक सा टॉपिक होता है, उस पे ही उसने तकरीबन 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन बना दिया था, अब आप देखें सिंपल इतना बेसिक, डेफिनेशन पे। हालांकि पहला चैप्टर हमारी किताब में हम सबसे पहले वही पढ़ना शुरू करते हैं, मगर उसका 7 to 8 मार्क्स का जो है वो एरिया था, जो क्या कहते हैं मिस हो गया। और इसके अलावा आप देखें वीक एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब आप देखें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्यों प्रैक्टिस की जरूरत है, आप ये देखें क्या कह रहा है, मैनी एग्जामिनर जनरली प्रोवाइडेड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन विच शोड देयर पुअर ग्रेस्प ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब एग्जामिनर को 2 शिकायतें हैं यहाँ पे आपसे। एक, एग्जामिनर आपसे ये शिकायत कर रहा है कि यार आप जो है ना वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अच्छा नहीं सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा उसको लग रहा है कि आपको शायद कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि आपको सब्जेक्ट मैटर पता ही नहीं है, आप रट्टा लगा के आ गए, और शायद जो असल कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पता, ठीक है, ड्राफ्ट करना ही नहीं आया। अच्छा, एक मेरा कमेंट आया है, सर फर्स्ट टॉपिक के लेक्चर अभी लिए हैं, लेकिन एसपीएम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये क्वेश्चन हम क्लास में करवा देंगे सर अरीब, इसको हम जो है ना इंशाल्लाह अगले सेशन में एसपीएम के जो क्या कहते हैं फर्स्ट चैप्टर के, हम जो अभी हम बात करेंगे कि हमारा व्हाट्स न्यू इन दिस सेशन, हम इस सेशन में कुछ नया करने जा रहे हैं,
तो जो नया कर रहे हैं हम, कुछ उसमें प्रैक्टिस सेशन है, कुछ स्पेसिफिक डेडिकेटेड, तो उसमें इंशाल्लाह ये सवाल हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही करवा दें, क्योंकि ये शुरू के चैप्टर से एसोसिएटेड। ठीक है यासिर, योर पॉइंट इज वेल नोटेड। अच्छा, एग्जामिनीज आर देयरफॉर एडवाइज टू स्पेंड रीजनेबल एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल द एप्लीकेशन ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। आपने अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है और एप्लीकेशन भी करनी है। अब देखिए, एप्लीकेशन उस वक्त होगी ना जब एप्लीकेशन की आदत होगी। हमें आदत नहीं है, हम क्या करें, पढ़ के जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन का हमारे कोई आइडिया नहीं है। जब हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एप्लीकेशन किस लेवल की कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आप एप्लीकेशन जितनी अच्छी आप यहाँ कर लेंगे उतना आपको एमएसडब्ल्यू में फायदा होगा। मैंने आपको बताया ना, मैं खुद एमएसडब्ल्यू पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मैं एक बात कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि यार अगर आप यहाँ पे अच्छा कर लोगे ना तो आपको वहाँ फायदा हो जाएगा। तो आप समझो ये इन्वेस्टमेंट है। अगर खुदा ना खास्ता आपका सीफएफ 3 रुक गया है तो टेक इट एज आई ओपनर, टेक इट एज आई ओपनर, आप इसको आई ओपनर लें। आप कहें ठीक है यार खुदा ना खास्ता ठीक है, एमएसडब्ल्यू रुकता, वो ज्यादा परेशानी होती, उस वक्त मैं ज्यादा सीनियर होता, उस वक्त मेरे ज्यादा मसाइल होते, उस वक्त मैं ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि क्वालिफिकेशन के करीब होता, तो वहां रुकना ज्यादा पेनफुल होता है। अभी आप क्वालिफिकेशन से दूर हो, अभी ये रुकना उतना पेनफुल नहीं है। तो अगर आप एसपीएम को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इससे आपको एमएसडब्ल्यू में बहुत फायदा होने वाला है। ये बात जो इसने यहाँ लिखी है ना, एप्लीकेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, अब एमएसडब्ल्यू में 18 पेज का सवाल आता है, 18 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है, 16 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है। अब 16 पेज के क्वेश्चन पेपर में आपको इतने बड़े सिनेरियो में, 5-5 6-6 पेज के सिनेरियो में एप्लीकेशन ही करनी होती है। वो आपको अभी बेसिक लेवल पे एप्लीकेशन करवा रहा है, वो कह रहा है यार एप्लीकेशन यहाँ सीख लो ताकि वहां ना रुके। वहां लोग 4-4 5-5 अटेम्प्ट हो रही है एमएसडब्ल्यू में यार, सीरियसली स्पीकिंग। आपने अभी इस सेशन इस क्लास में बहुत ज्यादा लोग नहीं है जो कहेंगे जी 4-4 5-5 अटेम्प्ट हो गई, मगर अगर मैं एमएसडब्ल्यू का सेशन कंडक्ट करता हूँ तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो कहेगा कोई 3 अटेम्प्ट हो गई, कोई कहेगा 4 अटेम्प्ट हो गई, कोई कहेगा 5 अटेम्प्ट हो गई। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यार ये ना आप इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लो कि ठीक है जो होना था हो गया, उसको हमने इस तरह करना है। अच्छा, एक बात, मैं कमिंग बैक टू द स्टोरी, फिर मैं सर अदीब को हैंड ओवर करता हूँ। आप में से कितने, अच्छा आप मुझे बताएं आपको क्या मसला लगता है, 1 2 3 कॉन्सेप्ट का मसला है, या प्रैक्टिस का मसला है, या सेलेक्टिव स्टडी की है? और चौथा रीजन होता है पेपर में पैनिक कर गए, जो कि बहुत कम होता है, बीएफडी से पेपर में ज्यादा होता है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। ये कुछ लोगों के साथ होता है वैसे। 1 2 3 4 जो ये जवाब देंगे प्लीज, मैं नाम नहीं लूंगा मगर जवाब दें, 1 2 3 4 कौन सा लगता है आपको रीजन है जिसकी वजह से अटेम्प्ट वापस लग गई? ठीक है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहे हैं, ठीक है 2 आ रहा है, और बताएं, हल भी बताएंगे इसका। ठीक है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और बताएं। 3 और 4, 1 2 3 4 में से बताएं कौन कौन से हैं आपके लिए। देखें, मैंने कल भी बीएफडी के सेशन में एक बात की थी, मैं आज भी एक बात करने जा रहा हूँ। मेरा जब लॉ का पेपर रुका ना तो मैं अपने टीचर के पास गया। हमारे टीचर बहुत मशहूर टीचर हैं कराची के, पाकिस्तान के बल्कि, सर रिजवान मनाई। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है। मैंने खुद उनसे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ के पास किया। वो अलग बात है पहली टाइम में नहीं हुआ, मगर मैं जब उनके पास गया पहली टाइम में फेल होने के बाद, मैंने कहा सर मेरा फेल हो गया। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर मैंने लॉ का रट्टा नहीं मारा। उस वक्त लॉ का रट्टा मारना जरूरी होता था क्योंकि ओपन बुक नहीं था। तो मैंने कहा सर मैं वापस क्लासेस में बैठ जाऊँ। तो उन्होंने दो बातें की। पहली बात उन्होंने की कि यार तुम्हें तुम्हारा मसला पता है। अब मैं जो बात सुनाने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना मसला ही पता नहीं होता, उनको ये पता है कि मसला है मगर उनको ये नहीं पता था मसला क्या है। तो आप लोगों से मैं ये जो बातें कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ कि यार आपको आज पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो आप उसके बारे में अभी से सोचेंगे, ये नहीं कि लास्ट मंथ सोचेंगे, लास्ट वीक सोचेंगे, लास्ट 15 डेज सोचेंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि यार तुम्हारा मसला अगर 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 प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस तो तुम खुद भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा फिर तुम घर बैठ के प्रैक्टिस, सॉरी रट्टा है तो रट्टा तो तुम खुद भी लगा सकते हो। तो उन्होंने कहा तुम खुद इसको रट्टा लगाओ और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं मॉक वगैरह दे दो। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि यार पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो मसला क्या है। अच्छा, प्रैक्टिस का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस का तरीकाकार ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। प्रैक्टिस का तरीकेकार ये है कि अब मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस ऐसे करनी होती है, हाउ टू प्रैक्टिस। ये मैं आपको अपना बना, मतलब जिसे कहते हैं ना टोटका बता रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो उस वक्त ये बीएमएस होता था, मैंने पहली अटेम्प्ट में पास किया था अल्हम्दुलिल्लाह, पहली अटेम्प्ट में। उस वक्त मेरे पास 4 पेपर थे, 4 पेपर के अंदर मेरा ये वाला पेपर था और ये पेपर मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली अटेम्प्ट में पास हो गया था। अब मैंने क्या किया था मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वर्डिंग भी मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। तरीकाकार ये प्रैक्टिस करने का, नंबर 1, राइट डाउन कंप्लीट आंसर। सिर्फ बुलेट पॉइंट की बात नहीं कर रहा, राइट डाउन कंप्लीट आंसर, नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट। ये पहला काम आपने करना। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करना है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। सेकंड नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या करना है, कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन।
एंड मार्क योर सेल्फ। मार्क समझते हैं अपने आप को मार्क। फिर क्या करना है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम जो अक्सर लोग नहीं करते, ये मैंने किया, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ पास्ट में, और मैं आपको भी कहूंगा कि यार ये आप लोग भी करो। उसके बाद फिर क्या करते था मैं, उसके बाद मैं क्या करता था, जरा गौर से सुनिएगा। राइट डाउन ऑल मिसिंग पॉइंट्स विद डिफरेंट पेन कलर। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। यार टाइम लग जाए, टाइम जाया हो जाए, मसला नहीं है, अटेम्प्ट जाया नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझे ना, टाइम जाया हो जाए मगर अटेम्प्ट जाया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हमें अटेम्प्ट बचानी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप CFAP 3 पे जो एफर्ट करो, आप डीमोटिवेट ना हो। अगर आपका CFAP 3 SPM रुका है तो आप समझो आप MSA 2 में भी फिर कहीं नहीं खड़े हो, कहीं भी नहीं खड़े हो, फिर आप MSA 2 में फिर जीरो खड़े हो। तो अगर आप CFAP 3 अच्छा करते हो तो मैंने आपको बताया, मैं वापस कह रहा हूँ, आप MSA 2 के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं बीइंग एन MSA 2 टीचर आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि पूरे जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि आपकी CFAP 3 की तैयारी आपके MSA 2 पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। BFD की तैयारी इतनी MSA 2 पे शायद असरअंदाज नहीं होती जितनी CFAP 3 की होती है, क्योंकि BFD की भी वहाँ पे थ्योरी पूछ रहा होता है, BFD का भी थ्योरी साइड पूछ रहा होता है। तो अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो आप MSA 2 जैसे पेपर में क्या करोगे, वहाँ तो प्योर सिनेरियो बेस्ड पेपर है, यहाँ तो हल्का फुल्का सिनेरियो है, वहाँ तो 6-6 पेज का सिनेरियो है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो प्लीज देखें, डोंट टेक इट एज नेगेटिव। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेटेड हैं कि सर हमने बहुत पढ़ा था मगर फिर भी हम फेल हो गए, सर हमने पूरी बुक पढ़ी थी फिर भी हम फेल हो गए, सर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे फिर भी हम फेल हो गए, सर हमने लास्ट 2 अटेम्प्ट सॉल्व की थी फिर भी हम फेल हो गए। मगर मैं समझता हूँ कि आपको अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी। यस और नो में जवाब देंगे। ये तरीका कि पहले आपने अपना पूरा आंसर लिखा, बुलेट पॉइंट नहीं, फिर आपने उसको कंपेयर किया सजेस्टेड सॉल्यूशन से, और फिर जो मिसिंग पॉइंट है उनको भी लिखा। ये मैं आपसे कोई इलॉजिकल बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यस और नो में पूछना चाह रहा हूँ। नाम नहीं लेंगे मगर आप मुझे बता दें क्या इस तरह से प्रैक्टिस की थी आपने या नहीं की थी, यस और नो, चैट के थ्रू बता दें। ठीक है, नो आ रहा है, ओके। थर्ड पॉइंट नहीं किया था, 1 और 2 किया था, गुड। चलो 1 और 2 तो किया, बुलेट पॉइंट में लिखा था, ठीक है। अदर, ओके। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा कितने लोग ऐसे जिन्होंने 1 और 2 किया था, 3 नहीं किया मगर 1 और 2 किया था, पूरा पूरा आंसर सॉल्व किया था और फिर उसको कंपेयर किया था। 3 नहीं किया था, सिर्फ 1 और 2 किया था। कोई ऐसा है में से? मशूद अली ऐसे हैं, ठीक है। और कोई इसके अलावा? कासिम, ठीक है, ओके। और ठीक है। तो यार अब आप लोग 3 भी कर लो। देखो ये मैं आपको बताऊं, एक एक बात याद रखिएगा, आपके SPM में अगर 40 मार्क्स आए तो आपको 40 मार्क का गम थोड़ी है। 40 मार्क तो आपकी स्ट्रेंथ है, 40 मार्क तो आपको मिल गए। जो गम है, जो प्रॉब्लम है, जो जो इशू है वो 40 का थोड़ी है, वो 60 का है। आपके 60 मार्क कटे हैं, 40 नहीं, 40 तो मिल गए मगर कटे कितने, 60। इसी तरह अगर किसी के 45 आए तो 45 का गम थोड़ी है, गम ये कि 55 मार्क कट गए। तो जो ये मार्क्स कटे हैं ना, ये आपको रोकते हैं, ये आपको पीछे लेके जाते हैं, ये आपको धकेलते हैं, ये आपको पास नहीं होने देते। तो यार अगर आप अपनी मिस्टेक्स को, मिसिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लोगे और लिख लोगे, तो क्या ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये कम हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, इसमें कुछ फायदा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है मैं लेके कहाँ जाना चाह रहा हूँ आपको? तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि यार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा एक एक मसला सिर्फ ये है कि यार SPM को ना हम सबसे लास्ट टाइम देते हैं, ये एक फैक्ट है। कोई मुझे ऐसा बंदा बता दे जो कहे कि हाँ यार मैंने SPM को किसी और पेपर से ज्यादा टाइम दिया। कोई है में से ऐसा जो बोले कि मैंने SPM को ज्यादा टाइम दिया और दूसरे पेपर को कम टाइम दिया? अगर आप 2 पेपर दे रहे हो या 3 पेपर दे रहे हो, ये SPM को नंबर 1 पे रखा, कोई भी बंदा मुझे बता दे सीरियसली। कोई एक बंदा मुझे बता दे इस सेशन में, माशाल्लाह लोगों ने, और भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा कितने लोग ईमानदारी से बताएगा जिन्होंने SPM को लास्ट पे रखा था? मैं नाम नहीं लूंगा, ईमानदारी से बताएगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं या 3 पेपर दे रहे हैं, आपने SPM को अगर लास्ट में रखा है तो आप यस बोल दें। कितने लोग ऐसे हैं? मैं मतलब अगेन नाम नहीं लूंगा मगर मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि यार क्या वाकई क्योंकि मैंने देखे, मैंने बड़े लोगों से, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की रिजल्ट के बाद, मेरा काम ही यही है कि मैं फीडबैक लेता रहता हूँ। हालांकि मैं ट्रैवल पे था, सफर पे था, बहुत मुश्किल हो रही थी, सारे मैसेज को फॉलो करना, BFD के भी आ रहे थे, MSA 2 के भी आ रहे थे, SPM के भी आ रहे थे, मगर मैंने कोशिश की कि यार जरा आइडेंटिफाई तो करूँ रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है। जस्ट टू मीट आईकैप क्राइटेरिया, SPM को लास्ट पे रखा, हम कम टाइम देते थे, मैंने सर लास्ट पे रखा था, ओके। 3 पेपर दिए थे, SPM 44 पे रुक गया, बाकी 2 पास हो गए, गुड। 3 में से SPM को लास्ट पे रखा था, बाकी 2 अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए, दैट्स गुड। देखें यार अब अच्छी बात क्या है, मैं बड़ा खुश हुआ
इस कमेंट से कि यार चलो आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि एसपीएम को लास्ट पे रखा, मगर चलो बाकी दो पास हो गए, चलो ठीक है, दैट्स गुड। मगर अब बात ये है कि यार एसपीएम की इंपॉर्टेंस जो सर अरीफ कहते हैं ना, आपको पता है एसपीएम की कितनी इंपॉर्टेंस है? एसपीएम की दो इंपॉर्टेंस है। एसपीएम की पहली इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एसपीएम पास नहीं करेंगे तो आपका एमएसए2 अनलॉक नहीं होगा। लो कर लो कल, आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, प्रोग्रेस ही नहीं करोगे, क्वालिफिकेशन के करीब ही नहीं पहुंचोगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया ये टोकन है यार। ये मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी का CFAP 3 रुका है तो आप इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझो। आप समझो इनडायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एमएसए2 के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो। इनडायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो परेशानी दुश्वारी आपको एमएसए2 में आनी थी वो आपको आज ही हल्के लेवल पे दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं वापस ये कहूंगा कि यार टेंशन की बात नहीं है, आप सब पास कर सकते हो। दो स्ट्रेंथ इसकी हैं, दो स्ट्रेंथ मैंने आपको पहले बता दी कि एक तो इसका कोर्स बहुत छोटा है, पहली स्ट्रेंथ। और दूसरा ये कि पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता, जो लोग पढ़ के जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा एक और चीज मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से बताएगा जिन्होंने अपनी समरीज बनाई? यस और नो? अपनी समरीज बनाई है, नोट्स नहीं, अपनी समरीज, पर्सनल समरीज, हैंडमेड समरीज। यस और नो में जवाब देंगे? मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ ये इनडायरेक्टली। ठीक है, बनाई है, कुछ लोगों ने बनाई है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं बनाई। और बताएं बाकी लोग, और बताएं बाकी लोग, यस और नो में जवाब देंगे क्या आपने अपनी हैंडमेड समरीज बनाई है? अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, अब आपने ये तरीका फॉलो करना है कैसे पेपर पास करना है। हाउ टू प्रैक्टिस फॉर CFAP 3। CFAP 3 को कैसे प्रिपेयर करें, फिर मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ। भाई CFAP 3 को प्रिपेयर करने का तरीका ये है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पहला काम आपने ये करना है, ये लास्ट टाइम मैंने अप्रोच रिटर्न फॉर्म में भी सर्कुलेट की थी, पता नहीं कितनी सारी जगहों में। अप्रोच फॉर CFAP 3, थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CFAP 3 के साथ इंसाफ करना चाहते हैं ना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? नंबर वन, स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट्स। थ्रू बुक और क्लास लेक्चर्स। अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं लेक्चर से, या अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आप किताब से। पहला काम आप ये अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करें। देखें यार, ये रट्टे वाला पेपर नहीं है, आपने उठा के देख लिया, ये समर 23 का पेपर पूरा मैंने आपके सामने खोला हुआ है यार। ये पूरा सिनेरियो है। क्वेश्चन नंबर 1 सिनेरियो, क्वेश्चन नंबर 2 सिनेरियो, हमारे सर फुरकान का नाम आ गया, MSA2 के टीचर है हमारे माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, इतना बड़ा सिनेरियो। 4 सिनेरियो, 5 सिनेरियो, गोल 1 गोल 2, ये सारी बातें कर रहे हैं। 6 सिनेरियो, दी एंड। तो भैया जब सिनेरियो बेस्ड पेपर आ रहा है, वो ये नहीं पूछेगा पोर्टर 5 फोर्सेस की लिस्ट बता दो, एग्जिट बैरियर के नाम बता दो, ये पुराने वक्तों में होता था। तो कहने का मतलब है कि भाई पहला काम, सबसे पहला काम, कुछ भी नहीं करें, सबसे पहले आप अपनी जो है ना स्ट्रेंथन करें कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि बोस्टन मैट्रिक क्यों आया, आपको पता होना चाहिए कि पोर्टर 5 फोर्सेस के पीछे क्या लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए पोर्टर डायमंड के पीछे क्या रीजन है, पोर्टर डायमंड किसको तो जो है ना क्या कहते हैं एड्रेस करता है, पोर्टर डायमंड नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताता है, आपको पता होना चाहिए पेस्टल ओवरऑल क्या बताता है, आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन के लिए कौन सा मॉडल लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर लेट से प्रोडक्ट की स्टेजेस की बात हो रही है तो इसका मतलब लाइफ साइकिल आ रहा है। तो कहने का मतलब है आपको कौन से हमने अपनी चीजों को ना स्ट्रांग रखना है, पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने क्या करना है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कॉन्सेप्ट ले लिया लेक्चर्स के थ्रू या अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू, उसके बाद आपने क्या करना है, राइट डाउन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेक योर ओन समरी। ये मैं आपको आज से पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम बात किया था, मैं आपको अपनी टेक्निक बता रहा हूं, प्रिपेयर योर ओन समरी। देखें, आप अगर अपनी समरी नहीं बनाएंगे, दोस्त की समरी फॉलो करेंगे, दोस्त का लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है, गड़बड़ हो जाएगी यार। ठीक है, अच्छा। तीसरा, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड प्रिपेयर योर ओन समरी। अभी आप ये किताब से बनाए, लेक्चर से बनाए, नोट से बनाए, वो आपकी मर्जी, मगर ये समरी बनी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सॉल्व। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, रिवाइज योर समरी ऑन अ रेगुलर बेस। देखें, पूरी किताब इतनी मोटी पढ़ना आसान नहीं है, मगर अपने रजिस्टर में रिवाइज करना आसान है। मैं आपको ये सीरियस बता रहा हूँ, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि आप अगर आप अपने रजिस्टर से पढ़ेंगे, ये आपके लिए पढ़ना ज्यादा आसान है। आपको वो ज्यादा बोझ नहीं लगेगा, आपकी अपनी राइटिंग होगी, आप कंफर्टेबल होंगे, आपको कोई जिसे कहते हैं ना कि प्रेशर नहीं आएगा कि इतनी मोटी किताब मैं कैसे कवर करूंगा। आप अपने हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करें, बैठेंगे, आपका खुद दिल चाहेगा रिवाइज करने का। ये मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ बात, आपको आप ये करके देख लें, आप ये करके देख लें। पूरी बुक का 20 पेजेस का चैप्टर पढ़ना,
और अपने रजिस्टर के 10 पेजेस के नोट्स पढ़ना, आप देखेंगे आपको 10 पेजेस के नोट्स पढ़ने में कोई बोझ महसूस नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, चौथे नंबर पे राइट या सॉल्व रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, वो जो एसीसी के दिए जा रहे हैं, वो जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के वो है क्वेश्चन, वो सॉल्व रेलेवेंट क्वेश्चंस कंप्लीटली इन रिटन फॉर्म, कंपेयर योर आंसर, और फिर उसके बाद वही वाली बात, चेक देम एंड राइट डाउन मिसिंग पॉइंट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन। आप ये अप्रोच फॉलो कर लें सीफैप 3 के लिए, मुझे नहीं लगता पेपर रुकेगा। कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। आप अगर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप अगर क्लास ले रहे हैं तो आपको मैं समझता हूँ कि क्लासेस के दौरान ही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अगर आप क्लास नहीं भी ले रहे हैं, आप किताब से पढ़ रहे हैं, तो किताब से भी आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है। ज़्यादा मसला होगा आप गूगल कर लो, आपको कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं आना चाहिए। असल मसला कहाँ आता है कि हम कॉन्सेप्ट, हम किताब पढ़ के समझते हैं बरी जिम्मा हो गए, हम लेक्चर भी ले लेते हैं कभी कभार बड़ी मुश्किलों से, हम कहते हैं बरी जिम्मा हो गए। नहीं यार, उसके बाद करने के काम है। आपको अपनी समरी बनानी है, आपको उसको समराइज रिवाइज करना है, आपको उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको उसके बाद रिवाइज अगेन एंड अगेन करना है। सर फिर हम क्या करें, एसपीएम ही पढ़ते हैं, बाकी एफएफआर छोड़ दें, बीएफडी छोड़ दें? मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अपना टाइम टेबल बनाए, मैं कह रहा हूँ अपना टाइम टेबल बनाए, और उस टाइम टेबल में एक रिस्पेक्ट दें, एक जगह दें यार प्लीज। देखिए मैं आपको बताऊँ सीरियसली, जो लोग एसपीएम को टाइम दे रहे हैं ना, वो निकाल लें पेपर। मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, जो लोग एसपीएम को टाइम दे रहे हैं वो निकाल लें। आप लोग ईमानदारी से देखें, आप लोगों ने बताया कि एसपीएम को उतना टाइम नहीं दे। अच्छा, मजे की बात ये भी है, मैं मतलब एक फनी सी बात करने जा रहा हूँ, एक फनी सी बात करने, जो लोग कम टाइम दे रहे हैं वो भी निकाल लें। मगर मसला ये है कि यार अगर आप कम टाइम दे के नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके पास फिर क्या हल है? दो दोस्त हैं, एक ने एसपीएम को कम टाइम दिया, एक ने जो है दूसरे ने भी कम टाइम दिया, एक पास हो गया एक नहीं हुआ। तो जो पास हो गया चलो उसकी तो खैर हो गई, वो एमएसए 2 में जो जाके देखेगा उसको जो एमएसए 2 में प्रॉब्लम होगी वो तो बात की बात है ना। मगर जो पास नहीं हुआ कम टाइम देके, तो अक्ल क्या कहती है, लॉजिक क्या कहती है? हाँ, इंसान को जो अल्लाह ताला ने टाइम दिया है, इसका मतलब है कि वो टाइम जो है वो हमारा सही यूटिलाइज नहीं हुआ इस पेपर। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो आप अगर कम टाइम देके नहीं पास कर पा रहे हो तो आपको टाइम, और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये बड़ा मुनासिब पेपर है यार, ये आप पढ़ के जाओगे, ये पेपर पास हो जाएगा। सीरियसली स्पीकिंग, जो लोग पढ़ के जा रहे हैं पेपर पास हो जाएगा। आप रिटन प्रैक्टिस तरीके से कर लें, आप ये सारे काम कर लें, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पेपर में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। हाँ, कोई वन ऑफ केस हो गया, पैनिक कर गए आप पेपर में, आपसे क्वेश्चन गलत सेलेक्ट हो गया, क्वेश्चन मिस हो गया, आप बिल्कुल पूरे क्वेश्चन गलत कर गए हो, वो एक अलग सिनेरियो है। मगर एक्सेप्शनल केस के अलावा अगर मैं साइड में कहूँ, लॉजिक ये कहती है कि इन सारी चीजों के बाद पेपर नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, एसीजे का एसबीएल आपने पास कर लिया है तो आपको बहुत फायदा होगा, आने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। मगर एसीजे के सारे सवाल आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, एसीजे के सारे सवाल आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एसीजे के सवालों का लेवल बहुत डिफरेंट है। इस पे सर अभी बात करेंगे कि उसने कैसे एसीजे के सवालों को मोल्ड किया हुआ है, इस पे सर अभी बात करेंगे। ये मशहूर आपके सवाल का भी जवाब आ गया कि एसबीएल से बहुत हेल्प होने वाली है। मगर एसबीएल पूरा का पूरा आपको एसपीएम में हेल्प करेगा ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एसबीएल का एक तो कोर्स भी बड़ा है नंबर 1, और दूसरा उसका पूछने का स्टाइल भी बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। मगर ये बहरहाल हम भी एसबीएल से काफी सारी चीजें ले रहे होते हैं और दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो बिल्कुल आप एसबीएल को फॉलो कर सकते हो, मगर 100% फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये बात समझ आई, ये सब काम करेंगे भाई, मसला तो नहीं है इसमें। एक 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 चीज है बस, आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि मुझे सीफैप 3 एसपीएम को टाइम टेबल में बिल्ट इन करना है, मुझे इसको रिस्पेक्ट देनी है, मुझे इस पर टाइम लगाना है, आप यकीन करें आपका पेपर निकल जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा सर, अरीब आप हमारे साथ हैं, सर प्लीज आप अपना जरा क्या कहते हैं एजेंडा डिस्कस करें। ये हमारी दो चीजें बताइए सर। रहेंगी कि हम क्या नया करने जा रहे हैं, हमें क्या नया करना चाहिए, और 2013 का जो क्या कहते हैं पेपर था हमारा, उसमें क्या ऐसी चीजें आपने आइडेंटिफाई की हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट को प्रिपेयर करनी चाहिए। जी सर। मैं बेसिकली पेपर से ही पहले स्टार्ट करता हूँ ताकि हमें एक आइडिया हो जाए पेपर के अंदर क्या रिसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम पेपर के अंदर कर रहे हैं। देन उसके बाद मेरे पास कुछ समराइज पॉइंट्स हैं और हमारी अप्रोच के अंदर क्या नई चीज़ें इंकॉर्पोरेट होंगी उस पर बात करते हैं। अच्छा सर, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन, आप देखें जी सर। अगर आप शेयर करना चाहें, या मुझे बोल दें। नहीं सर, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है।
मैं स्टॉप कर दूं? आई थिंक स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी। एक मिनट, ओके। मैं अपनी स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, आपकी आ गई स्क्रीन, बिल्कुल सही है सर। देखें, ये सेशन जरूर दे। समर 23 के पेपर पे पूरी सर ने एक वर्किंग की हुई है, इससे आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस पेपर एज कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। ये भी साथ साथ सर बात करेंगे कि इसको कैसे एड्रेस करने की जरूरत है। जी सर। देखें, सबसे पहले तो जिन लोगों की सेकंड अटैम्प्ट है उनके लिए तो ये बहुत रेलिवेंट है, और जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट भी करने जा रहे हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है कि इस सब्जेक्ट को समझें कि ये इसकी एक्सपेक्टेशन बेसिकली आपसे क्या है। हमारे पास 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं आपके पास, तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आपके पास प्योर सिनेरियो बेस्ड होंगे। एक क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस होगा, लेकिन 5 क्वेश्चन अगर सिनेरियो बेस हैं तो इसका मतलब उसकी इंक्लिनेशन सिनेरियोज की बेसिस पर टेस्ट करने की है। अब उसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पहले मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 1 को अगर हम देखें, क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे पास उसने ई बिजनेस की एप्लीकेशन पूछी 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स पे। अब अगर आप हमारे पोर्टल की भी सीक्वेंस देखेंगे, और ये मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहा होता हूँ, हम बेसिकली चैप्टर 10 के साथ चैप्टर 15 को लिंक करते हैं। उसका रीजन ये होता है आपके पास कि करंटली जो आईटी की इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके पास रीसेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, आईकैप उनको बहुत सीरियसली देख रहा होता है। आईकैप नहीं, आप एसीसी के पेपर उठा के देखेंगे, वो तो बिल्कुल रीसेंट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो कुछ जगहों पे एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है। अभी कुछ मिस्टेक मैंने स्टूडेंट की ये भी देखी, उन्होंने डायरेक्टली सारे चैप्टर छोड़ के चैप्टर 10 पे मूव कर गए डायरेक्टली। क्यों? एक ग्रिड है, एक चैप्टर है, शॉर्टकट अप्रोच की बेसिस पे चैप्टर 10 कर लिया, लिमिटेड चैप्टर्स कर लिए, देन पेपर में चले गए। पोर्टल पे सीक्वेंस रखने का पर्पस हमारा जो था, और जो चैप्टर्स को आपस में लिंक करने का पर्पस था, वो यही था कि अब आईकैप ग्रिड स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछेगा। आईकैप के पास ऑप्शन है कि वो मल्टीपल ग्रिड्स को कंबाइन कर सकता है इन अ सिंगल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 के अंदर नजर भी आया। चैप्टर 10 के ई बिजनेस के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन उसने चैप्टर 15 के 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स पे पूछी। अब जिसने सेल्फ स्टडी पे पढ़ा, या जिसने किसी और सीक्वेंस को फॉलो किया, या जो शॉर्टकट अप्रोच पे गया, वो कभी भी इन कॉन्सेप्ट के दरमियान लिंक क्रिएट ही नहीं कर सका। जब वो लिंक क्रिएट नहीं कर सका, तो इस तरह के सवाल उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए और अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड हो गए। तो बताने का पर्पस ये है कि हम जब थ्योरेटिकल वर्ल्ड से प्रैक्टिकल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो एमएसए लाने का ऑब्जेक्टिव था आईकैप का, उसकी रिफ्लेक्शन अब अदर सी5 एग्जाम में भी नजर आ रही है। क्यों इसको आपके पास बीएमएस से एसपीएम किया गया? उसका पर्पस यही था कि हम थोड़ा सा शिफ्ट करें थ्योरेटिकल लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास ग्रिड स्पेसिफिक टास्क थोड़ी आते हैं। कोई आपको आके ये थोड़ी बोलेगा कि आप सिर्फ चैप्टर 1 से 7 यूज करें, और किसी भी गिवन बिजनेस प्रॉब्लम के आप मुझे एनालिसिस प्रोवाइड करें और सोल्यूशन प्रोवाइड करें। वहां तो आपके पास लेवरेज है, आप जो भी कॉन्सेप्ट लिंक कर सकते हैं जिससे बिजनेस को फायदा हो सकता है, आप वो यूज करेंगे। सिमिलर एक्सपेक्टेशन अब पेपर में भी बिल्ड की जा रही है। ई बिजनेस की एप्लीकेशन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स पे पूछी गई। सिनेरियो जो बिल्ड किया गया, अगेन इसमें आईकैप ने थोड़ा सा ये किया, जो आईकैप का पैटर्न है, इंफॉर्मेशन विद होल्ड करता है आईकैप, जिसकी बेसिस से होता क्या है कि आपका सिनेरियो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। एसीसी का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं 15 मार्क्स के लिए अगर इजीली बोलूं तो 1.5 पेज पे सिर्फ आपके पास सिनेरियो की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आप पढ़ के इजीली लिंक कर पा रहे होते हैं। अब आईकैप में डिफिकल्टी लेवल क्यों बढ़ रहा है? सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं, 15 मार्क्स हैं। लेकिन ई बिजनेस जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स जिसने अच्छे से पढ़े हुए हैं, वो उस टेक्निकल नॉलेज को यूज करते हुए इस सिनेरियो पर अप्लाई कर रहा होगा, तो वो आईकैप के आंसर को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सिनेरियो मैंने भी पढ़ा, मैंने इसमें यही चेक किया कि कितने पॉइंट्स अपेरेंटली नजर आए। तो हार्डली आपको इसमें से 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इजीली अपेरेंटली नजर आएंगे। लेकिन जिसको ई बिजनेस की टेक्निकल नॉलेज याद नहीं आ रही होगी, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ आईटी किसी को नहीं याद आ रहा होगा, वो इस सवाल को नहीं कर सकता। तो पहला चैलेंज हमारे पास क्या है कि हमें टेक्निकल नॉलेज को तो अपनी अपग्रेड रखना ही रखना है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि उसकी एप्लीकेशन टू द सिनेरियो हम कैसे कर रहे होते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि हर ऐसे सिनेरियो मास के साथ वो कोई ऐसा पोर्शन देता है जो स्ट्रेट सवाल होता है, लेकिन उसमें एक ट्रिक क्या होती है कि वो ऐसे एरिया से पूछा जाता है जो टेस्ट नहीं हो रहा होता फ्रीक्वेंटली। अब एडवर्टीजमेंट के जो कंटेंट्स हैं, नॉर्मली हर किसी को पता होंगे, लेकिन
जिसने बुक के अंदर कंप्लीटनेस को इंश्योर किया होगा उसको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स याद होंगे, जो वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करके इजीली इन 3 मार्क्स को ले सकता था अगर वो स्ट्रगल कर रहा था पार्ट ए के अंदर, जो कि आपका सिनेरियो बेस्ड था, टेक्निकल था। अब यहाँ पे एक चीज हमें क्या नजर आई कि मल्टीपल ग्रिड्स कैन बी टेस्टेड इन वन क्वेश्चन। एक फाइंडिंग हमारी हो गई है। दूसरा सवाल अगर हम देखें इथिक्स का, अब इथिक्स का सिनेरियो में स्टूडेंट स्ट्रगल इसलिए कर रहे होते हैं कि इथिक्स हम मेजॉरिटी सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, और उसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नॉर्मल सिनेरियो होता है, सीफएफ 6 के अंदर हम सबसे ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। वहां पे आपकी फर्म रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं, आपकी बहुत सारी सिचुएशंस आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है, कोड ऑफ एथिक्स की जो बुक है। जब हम बात करते हैं इथिक्स की एप्लीकेशन इन अ बिजनेस सिनेरियो, तो वहां पे कोई स्ट्रेट गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि बिजनेस की नेचर हम सबको पता है बहुत ज्यादा डायनेमिक है। बिजनेस की नेचर पे किसी भी तरह की इथिकल कंसिडरेशन आ सकती है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप अपने पास प्रैक्टिस को इंक्रीज करें। जितना ज्यादा आप बिजनेस केस स्टडीज में इथिक्स की एप्लीकेशन को प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका क्वेश्चन बैंक इंक्रीज हो रहा होगा। अब किसी ने बुक से जाके नॉर्मल थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद उसने 2-3 सवाल प्रैक्टिस किए, वो इस सवाल में आके स्ट्रगल कर जाएगा। क्यों स्ट्रगल करेगा? इस सवाल में प्योर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस रन कर रहा है। उस बिजनेस रन करने के अंदर क्या इथिकल कंसिडरेशंस होती हैं, क्या बिजनेस की इथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो उसने पूछी। दूसरा, उसने कुछ जगहों पे हिंट्स दिए आपको फ्रॉडुलेंट पेमेंट को। अब क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ रेलिवेंट लॉस रेगुलेशंस का भी पता होना चाहिए। अब उसका भी लिंकेज यहाँ पे बन रहा है कि फ्रॉडुलेंट फंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाकी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो बताने का पर्पस ये है कि यहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं आएगी। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का होना, जो ऑब्वियसली आपके लेवल पे थ्रू एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, थ्रू प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट केस स्टडीज डेवलप होगी। तो एथिक्स जैसा एरिया जिसको हम बहुत इजीली लेते थे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोग को ये लगता था एथिक्स के एरिया को हम बस 1-2 घंटे में प्रिपेयर करेंगे, पेपर में जाके इजी सवाल आएगा उसमें स्कोर कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आई के अपने सिनेरियो ऐसा बना दिया जिसमें से आप मुश्किल से इसके अंदर से 2-3 पॉइंट्स इजीली निकाल सकेंगे, अगर तो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस अगर होगी तो आप इसके अंदर और बहुत सारे पॉइंट्स फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस ग्रिड को हम इजी समझते थे, जिस ग्रिड को हम लीस्ट प्रायोरिटी देते थे 10 से 15 मार्क्स की, उस पे भी एप्लीकेशन आई कि अब इस तरह पूछने लग गया है कि अब वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप किसी भी एरिया को एज अ लास्ट रिजॉर्ट या रेजिडुअल अप्रोच पे नहीं पढ़ सकते। इथिक्स के पोर्शन को भी आपने ड्यू कंसिडरेशन देनी है अगर आपने उसके 15 मार्क्स स्कोर करने हैं, जो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने ही आना लाजमी है। तीसरा हमारे पास जो सवाल आया यहाँ पे, उसने टिपिकल केस स्टडी वाली चीज दी। उस केस स्टडी के अंदर उसने वही किया, चैप्टर 14 ऑपरेशंस वाला जो आपके पास चैप्टर है, वो यूजुअली पहले नहीं पूछता था इतना। अब जब उसने ग्रिड के अंदर सेपरेटली स्पेसिफाई किया कि आप एचआर के एरिया को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, मार्केटिंग को सेपरेटली हम टेस्ट कर रहे होंगे, अब आपके पास ओपन हो गया उसके लिए। वो चाहे पूरा का पूरा सिनेरियो एचआर वाले एरिया पे बना दे, अगर कोई बंदा उसको इग्नोर करते हुए जा रहा था कि प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आया तो 5 मार्क्स का सवाल यहाँ पे आ गया। इसी तरह कोई बंदा ऑपरेशंस के चैप्टर को लोग लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी देखा था बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एंड में इस चैप्टर से रिलेटेड कि इसको स्किप कर दें, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम छोड़ सकते हैं। 15 मार्क्स का उसने स्ट्रेट पूरा सिनेरियो बेस्ड सवाल बना दिया इसके ऊपर। अब नीड क्या है मेरे पास? पहली चीज कि मुझे कॉन्सेप्चुअल ग्रिप होनी चाहिए सारे टॉपिक्स पे। दूसरी चीज अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, सिनेरियो है चैप्टर 14 से रिलेटेड, लेकिन चैप्टर 11 के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, चैप्टर 14 के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, चैप्टर 15 के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन भी सिनेरियो में मौजूद है। इसका मतलब अगर कुछ लोग सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो वो सिर्फ वहां स्ट्रगल नहीं करेंगे कि उसका स्टैंड अलोन सवाल आ गया, वो सवाल की कॉम्प्रिहेंशन में भी स्ट्रगल करेंगे जहां पे वो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा होगा और आपने उसको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। चैप्टर 13 का भी उसने कॉन्सेप्ट इसके अंदर बिल्ड किया जबकि रिक्वायरमेंट में नहीं था। इसी तरह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन सब की एप्लीकेशन उसने ऑलमोस्ट पूछी। प्रोक्योरमेंट फंक्शन हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, लीड टाइम हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जितनी स्टेजेस होती हैं, डिलीवरी हो गई, आफ्टर सेल सर्विस हो गई। तो इतने कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो में जब इतनी सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो हम कैसे कर पाएंगे? जब मेरे पास पूरे कोर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी, मेरे पास एक बिजनेस की रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जाके मैं एप्लीकेशन कर सकूंगा पोर्टर की इस वैल्यू चेन एनालिसिस वाले टॉपिक की। अदरवाइज
अगर आपने ऊपर ऊपर से स्किम किया हुआ होगा, आप इस सवाल के अंदर जेनेरिक आंसर देंगे। पेपर से बाहर निकलने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होगी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन जेनेरिक आंसर जेनेरिक ही होता है। जब आप उसका सोल्यूशन रेफर करते हैं तो वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिडन होते हैं सवाल के अंदर, वो हम यूजुअली मिस कर रहे होते हैं। तो अगेन एक बहुत अच्छा सिनेरियो उसने टेस्ट किया, डिटेल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की, जो टॉपिक टेस्ट नहीं हो रहा था 2-3 अटेम्प्ट से उसको भी पूछा, उसके साथ साथ चैप्टर 11 को भी उसने उसके साथ शामिल कर दिया, जो आपके पास एचआर वाला एरिया होता है। अगेन एक और क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया जिसमें उसने मल्टी ग्रेड को टेस्ट किया इन अ सिंगल क्वेश्चन। देन आगे अगर मूव करें हम क्वेश्चन 4 पे। अब क्वेश्चन 4 जैसा सिनेरियो मैं समझता हूँ अगर किसी की प्रॉपर प्लानिंग है तो उसको ये पता होना चाहिए, जब मेरे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एरिया सेपरेट है, ग्रिड सेपरेट है, रीसेंट अटेम्प्ट के तीनों सवाल मुझे नजर आएंगे, एक सवाल लाजमी आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया पे होगा। और उस पर हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी किया था कि ये एरिया आपका जितना हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस के थ्रू, उतना आपको स्टडी टेक्स्ट में हेल्प नहीं करेगा। स्टडी टेक्स्ट आपको बता देगा कौन कौन से रेशोज होते हैं, कौन कौन सी नॉर्मल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, लेकिन एप्लीकेशन टू द सिनेरियो हमेशा वैसे ही डेवलप होगी जितना आप केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। ये एरिया भी लाजमी पेपर में आना ही आना है। अगर इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमेशा आप 15 to 20 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करेंगे। इस एरिया के थ्रू आई कैप आपकी कौन सी स्किल टेस्ट करता है, वो आपकी एनालिसिस स्किल टेस्ट कर रहा होता है, आपके बिजनेस एक्यूमेन स्किल को टेस्ट कर रहा होता है। नंबर्स के साथ तो हम अच्छे होते हैं, लेकिन रेशोज कंप्यूट करने के मार्क्स नहीं होंगे। ये तो मैंने भी पिक कर लिया यहाँ पे इजीली कि रॉस आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन इसकी कंप्यूटेशन के बाद आप इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, आप एनालिसिस क्या प्रोवाइड करते हैं, यही प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पेपर में भी एक्सपेक्टेशन है। अब इसके लिए जरूरी है कि सफिशिएंट टाइम लगाया जाए प्रैक्टिस के ऊपर, अलोंग विद बेसिक नॉलेज जो आपको स्टडी टेक्स्ट से या दूसरे सोर्स मटेरियल से मिल रही होगी। एक सवाल आपके पास लाजमी इस एरिया पे आना ही आना है। जितनी आप सफिशिएंट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास 15 to 20 मार्क्स इजीली सिक्योर हो सकते हैं, मैं समझता हूँ इस एरिया में। लेकिन बस जरूरत क्या है कि मेरे पास रेलिवेंट प्रैक्टिस हो, केस स्टडी बेस्ड सवाल की प्रैक्टिस हो, और जितने भी मेरे पास फाइनेंशियल डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी कभी भी ओरल प्रैक्टिस नहीं हो सकती कि मैंने बैठ के देखा अच्छा भाई ये वाला रेशो निकाल लूंगा, ये कंप्यूट कर लूंगा, देन इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। इस सवाल को विदाउट रिटन प्रैक्टिस आप सॉल्व करेंगे, वो प्रैक्टिस में काउंट ही नहीं कर सकता। जब तक आप रेलिवेंट रेशोज नहीं निकालेंगे, नंबर्स के थ्रू चीजों को लिंक नहीं करेंगे, आपका ये स्किल सेट बेसिकली कहलाता है फाइनेंशियल एनालिसिस का, ये कभी भी डेवलप नहीं होगा। और ये स्किल सेट इतना इंपॉर्टेंट है आज के एरा में कि आपके सारे डिसीजंस डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं। MS2 का पेपर उठा के देख ले, उसके अंदर आपके पास मेजोरिटी क्वेश्चंस के अंदर फाइनेंशियल डेटा बैक डिसीजंस पूछे जा रहे होते हैं। अगेन इसके अंदर भी स्ट्रगलिंग पॉइंट वही सेम था कि हमने इस एरिया को सही से फोकस नहीं किया, बुक के कॉन्सेप्ट पढ़ के एक दो पास पेपर के क्वेश्चन करके हम चले गए। अब दूसरी चीज क्या, चैप्टर 16 के साथ चैप्टर 5 उसने दोबारा इंकॉर्पोरेट किया, फिर उसने ग्रिड ए को ग्रिड सी के साथ दूसरे ग्रिड से लिंक किया। अगेन एक और सवाल ऐसा आ गया जिसमें मल्टीपल ग्रिड आपस में लिंक हो रही है, जिससे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है। उसके बाद चैप्टर 5 वो सवाल था जिसकी हम बात करते रहते हैं, सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी की वजह से पेपर में कोई ना कोई एक ऐसा सवाल जरूर आ रहा है रिसेंट अटेम्प्ट से, और आई के पहले भी ऐसा करता रहे, जिसके मार्क्स बहुत इजी हैं। 10 मार्क्स चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का भी वो एरिया जिसको डेफिनेशन पर्पस की हद तक सिर्फ कंसीडर किया जाता था, और एक बार पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से दोबारा कोई रिवाइज भी नहीं करता होगा। कुछ नहीं किया उसने, सिंपल सा विजन स्टेटमेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स दिए, और आपसे उसके दरमियान उसकी कॉम्प्रिहेंशन पूछ ली। इसमें भी उसने स्ट्रेट ये नहीं बोला कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, इसमें भी उसने एप्लीकेशन पूछी। बताने का पर्पस ये है कि सेलेक्टिव स्टडी के साथ साथ उस एरिया की एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेशंस वगैरह लिख के आ रहे होंगे, अपने आप को खुद आप लोग तसल्ली दे रहे होंगे कि हमने सवाल को अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर भी एनालिसिस का वर्ब इन्वॉल्व है, असेस करना है, रिफाइन करना है। इसका मतलब वो आपसे रीड्राफ्ट करवाना चाह रहा है क्या मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगेन 10 मार्क्स उन लोगों ने लूज किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सेलेक्टिव स्टडी फॉलो की थी, जिन्होंने चैप्टर 1 को ड्यू कंसिडरेशन नहीं दी। ऑब्वियसली जब सेलेक्टिव स्टडी करते हैं तो आप बहुत सारे चैप्टर्स को इग्नोर करके जा रहे होते हैं। 10 मार्क्स आपके यहाँ पे लूज हो गए। देन क्वेश्चन 6 जो लास्ट क्वेश्चन था, अगेन वो एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो पूछा। उसके अंदर उसने 3 सब रिक्वायरमेंट्स आपके पास रखी, लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को भी टच किया, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी इंकॉर्पोरेट किया, डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए आप क्या स्ट्रेटेजीज रिकमेंड करेंगे।
अब जितनी भी रिक्वायरमेंट आपकी रिकमेंडेशन की हैं, सजेशंस की हैं, ये कभी भी आपकी थ्योरेटिकल बुक से कवर नहीं हो सकती। ये बेसिकली एक डेटा बैंक होता है। जितनी आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स होती हैं, जितनी आपने केस स्टडीज पढ़ी हुई होती हैं, उसकी बेसिस पे आपकी एबिलिटी टू रिकमेंड क्रिएट होती है। अदरवाइज क्या होगा, आप जेनेरिक आंसर लिख देंगे, स्ट्रेटेजीज, ना वो बिजनेस वाइबल होंगी, ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगी। वो आप स्ट्रेटेजीज लिख कर आएंगे, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास जो भी चीज रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी चीज आप सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी टेक्निकल बेसिस होनी चाहिए अलोंग विद प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी। पता तो हो हम जो चीज रिकमेंड कर रहे हैं, क्या रियल बिजनेस लाइफ के अंदर मैं ये चीज रिकमेंड करता हूँ तो क्या ये वायबल होगी। इसके लिए एक तरीका सिंपल सा हम ये बोलते हैं कि अगर आपका अपना बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए अगर आप कोई कंसिडरेशंस रिकमेंड कर रहे हैं, कोई सजेशंस या कोई स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, तो उस स्ट्रेटजी को एक बार इस तरह सोचें कि इसका फायदा क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन होगी किस तरह, क्या जो मैं लिख रहा हूँ उसका कोई सेंस भी बनता है या मैं सिर्फ मार्क्स फिलिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये पूरे आपके पास पेपर का एनालिसिस था, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए हुए हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट भी उसने एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट किए हुए हैं। एथिक्स का एरिया हो गया, सेलेक्टिव स्टडी वाला एरिया हो गया। इजीली 20 से 25 मार्क्स ऐसे थे जो बहुत सारे स्टूडेंट से लूज किए, सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी की वजह से, कोर्स को कंसिडरेशन ना देने की वजह से, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। अब इसका मैं क्रक्स भी आपको बता देता हूँ, जो मुझे चीजें पता चली स्टूडेंट्स के फीडबैक से, और जो इस पेपर को मैंने खुद रिविजिट किया, मैंने एनालाइज किया कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं किन चीजों में स्ट्रगल कर रहा होता। बेसिकली जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला, जो इस पेपर को रिव्यू किया, उसके अंदर मेरे पास जो रीजंस ऑफ फेलियर हैं और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहली चीज, कोई शॉर्टकट नहीं है आपके लिए हार्डवर्क का। रीसेंट अटेम्प्ट से ये ट्रेंड देखा आ रहा है, जब से आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अप्रोच आई है, जब से आपके पास चीजें सब इजीली अवेलेबल होने लगी हैं, नोट्स हो गए आपके पास, डिफरेंट सोर्स मटेरियल हो गया, तब से स्टूडेंट्स ने और ज्यादा शॉर्टकट अप्रोच को प्रेफर करना शुरू कर दिया। अब रीजन क्या है, अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है और लोग आपके पास सेलेक्टिव स्टडी पे अभी से मूव कर रहे हैं। दो तीन स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरी भी आई कि हम चैप्टर 10 रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर 1 से 9 अभी हम इग्नोर कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्स। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समरी लेक्चर्स की डिमांड क्रिएट हो रही थी, जो समराइज लेक्चर्स पे अप्रोच जा रही थी, जो इस कोर्स के साथ जिस तरह सर ने बताया सौतेला सलूक होता है, तो उसका एक रीजन यही है कि आप डे फर्स्ट से ही उस अप्रोच पे चले जाते हैं जो आपकी एग्जाम डे वाली अप्रोच होनी चाहिए। समरी लेक्चर्स आप बिल्कुल देखें, लेकिन समरी लेक्चर्स तब देखें जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर कर चुके हो। अदरवाइज समरी लेक्चर्स आप अभी देखेंगे ना, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। और जिस तरह अभी हमने पेपर डिस्कस किया जिसमें एप्लीकेशन इतनी ज्यादा टेक्निकल हो रही है, वो आप कभी भी नहीं कर सकते। रिकमेंडेशन सजेशंस में आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे अगर आप समरी लेक्चर्स अप्रोच पे जाएंगे। इसी तरह समरी नोट्स, रेडिली अवेलेबल नोट्स के लिए सब लोग पहले दिन से भाग रहे होते हैं। हम अपने नोट्स क्यों खुद डेवलप नहीं करते। हमारे पास अगर एक स्टडी टेक्स्ट मौजूद है, और स्टडी टेक्स्ट से भी अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, आप एसबीएल का भी स्टडी टेक्स्ट उठा के देखिएगा। एसबीएल के स्टडी टेक्स्ट में आईकेप के स्टडी टेक्स्ट से 40% या 50% तक कंटेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि उस स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देके आपसे एप्लीकेशन एक्सपेक्ट की जाती है, जिसकी तैयारी सवालों की प्रैक्टिस से होती है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि स्टडी टेक्स्ट तो हमारे पास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, कोई हम समराइज नोट्स पकड़ लें, उससे तैयारी कर लें। अब उसका ड्रॉबैक क्या आता है, ना मैंने एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई होती हैं, ना जो क्वेश्चन के अंदर या आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर मिनी केस स्टडीज होती है, ना मैंने वो पढ़ी हुई होती हैं। मेरे पास बिजनेस का बैकग्राउंड ही नहीं होता। उसके बाद मुझे प्रैक्टिस भी नहीं करनी। अगर मैं प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ, क्लासेस के अंदर गाइड किया जा रहा है कि आप सवाल को पहले खुद देखें, लेकिन क्योंकि मुझे अपने लेक्चर्स को टिकिंग करना है, तो मैं फॉरेन क्वेश्चन के लेक्चर के बाद सोल्यूशन का लेक्चर देख लूंगा और एज्यूम कर लूंगा मेरी अपनी भी प्रैक्टिस होगी। जब हम लेक्चर्स को होल हार्टेडली ले रहे होते हैं ना, तो उसका पर्पस ये होता है कि जो जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद से कर रहे होंगे, उतना आपकी अपनी स्किल्स डेवलप होंगी। टीचर जो सवाल क्लास में करवा देगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स वो एक्सप्लेन कर देगा, आपका खुद का माइंड इतना ज्यादा यूज प्रोबेबली ना हो। लेकिन जब आप खुद से सवाल करना शुरू करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों पर फंसेंगे। जब वहां पे आपका थॉट प्रोसेस रन होगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो मिलेगी ना, वो कहीं और से आपको नहीं मिल सकती। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो हमने भी पेपर में देखा, 5 to 10 इजी मार्क्स आपके लूज हो रहे हैं। जो भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आया,
प्रीवियसली उठा के देखेंगे, चैप्टर 7 से नेटवर्क डायग्राम पूछता रहा है, उससे पहले उठा के देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑपरेशंस के चैप्टर से पूछ लिया। इजी मार्क्स है 5 to 15। अब जिनका 40 में पेपर रुक रहा है, वो एक रीजन मेजोरिटी का ये भी आपके पास आ गई। दूसरा जो इशू हमें नजर आया ड्राफ्टिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का। ड्राफ्टिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स मैंने क्यों यहाँ मेंशन किया, जब मैं खुद से सवाल प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं स्ट्रगल करता हूँ क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करने में। पेपर में मुझे वन रीड के अंदर कभी भी सवाल समझ नहीं आएगा, सेकंड रीड दूंगा, थर्ड रीड दे रहा हूँ, उससे होगा क्या, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा होगा किसी भी चीज को कॉम्प्रीहेंड करने में, समझने में। स्टिल कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे होंगे, वोकैब्स आ रही होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, आप सवाल के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ सकेंगे। कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकते, पेपर में हम पैनिक कर रहे होते हैं, टेक्निकल नॉलेज वीक होती है, सवाल को हम जल्दबाजी में जेनरिक अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, जिसके मार्क्स आपको 10 से 20% भी नहीं मिलेंगे। अब इसका भी तरीका क्या है, आप रिटन प्रैक्टिस को इंकॉर्पोरेट करें, जिस तरह सर ने आपको बताया। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे अदर देन बुलेट पॉइंट्स, तब तक आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके माइंड में आइडिया क्या आ रहा है और आप उसको पेपर पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिटन प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो रही होती है। आप सवाल को जितने नए सिनेरियोज खुद से पढ़ के समझते हैं, तो इतना आपके एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिनेरियोज डेवलप होती है। पेपर में जिस तरह का भी सवाल आ जाए, जितना क्विकली जो स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंड करेगा, उतना टाइम उसके पास सफिशिएंटली अवेलेबल होगा, उतना इजीली वो सवाल को स्कोर कर सकता है और समझ सकता है। तीसरी चीज क्या हो रही है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के साथ एक डिफिकल्टी चैलेंज क्या है, आई कैप हमेशा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करता है। उससे होता क्या है, आपकी टेक्निकल नॉलेज पे या आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे रिलायंस बढ़ जाती है। अब किसी को अगर पहले सवाल के अंदर ई बिजनेस ही याद नहीं आ रहा, 7 P's ऑफ मार्केटिंग की आईटी के थ्रू एप्लीकेशन ही याद नहीं आ रही, तो वो सवाल कैसे सॉल्व करेगा। सिनेरियो के अंदर तो पॉइंट्स होंगे, उसको लिंक करने के लिए बैक एंड नॉलेज भी तो रिफ्रेश होना जरूरी है। तो मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज का वीक होना। दूसरा क्या है, जब मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ टेस्ट होने लग जाते हैं, तो मैं वहां पे स्ट्रगल करने लग जाता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने उस तरह के सवाल सॉल्व ही नहीं किए। मेरी अप्रोच थी कि मैंने चैप्टर खत्म किया, उसके रेलिवेंट सवाल सॉल्व किए। तो आप एक चीज ये खुद देखें, जब जो चैप्टर आपने रिवाइज किया उसकी नॉलेज बैक एंड पे आपके माइंड में मौजूद है, उसके बाद आपने उसी के सवाल किए, वो नॉलेज यूज करके आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर आप एक पूरी ग्रिड रिवाइज करते हैं और आप रेंडमली क्वेश्चन पिक करते हैं, तो वहां पे आपकी दो तीन चीजें टेस्ट हो रही होती हैं। पहली चीज, आप टॉपिक किस तरह आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जब आपके माइंड में मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल टॉपिक्स मौजूद हैं। दूसरी चीज, कितना अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट को लिंक कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज चैप्टर 3 से पूछी, कौन सी चीज चैप्टर 6 से पूछी, मेरे पास उसका बेस सिनेरियो क्या था, मेरे पास उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, सवाल में किस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। दूसरे स्ट्रगल हम कहाँ पे करते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस की नॉलेज हमें नहीं पता होती। अगर सवाल अभी आपने देखा, उसके अंदर मैं आपको बताऊं, एक रिटेल बिजनेस का सिनेरियो था, मेरे पास एक नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो था, मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस था जो कस्टमर के रेलिवेंट ऑर्डर्स बना रहे होते थे। तो किसी भी क्वेश्चन को आप पेपर को उठा के देखेंगे, उसमें आपको 2 से 3 या 4 भी डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस मिलेंगे। अब इसको हम कैसे डेवलप करें, जब आप जितने ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर सिनेरियो के अंदर एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल होगा। आप सिर्फ सवाल की प्रैक्टिस के साथ अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे होते, आप उसके बिजनेस मॉडल को भी समझ रहे होते हैं कि रिटेल बिजनेस किस तरह ऑपरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस किस तरह ऑपरेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अब ये नॉलेज भी आपसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक्निकल नॉलेज में हमने बात कर ली, जब तक आपको सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप नहीं होगी, एप्लीकेशन तो उसका भी नेक्स्ट स्टेप। चौथा पॉइंट क्या है, प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग के लिए डे फर्स्ट से मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी हुई, उन सबको मैंने यही बताया कि सबसे पहले हम खुद अपना प्लान तो बनाएं कि भाई मैं पेपर कितने अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, CFAP 3 के साथ मेरे पास और कौन से पेपर्स हैं, कितने पेपर्स की क्लासेस ले रहा हूँ, कितने आवर्स क्लासेस के रिक्वायर्ड हैं, कितने क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं। स्टूडेंट्स के पास स्कोपिंग ही नहीं होती। कभी कभार अगर आपका दिल चाह रहा होता है, आपने किसी एक चैप्टर के 10 सवाल कर लिए, कभी आपका दिल नहीं चाह रहा तो कोई लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर था या कोई भी चैप्टर था, उसके आपने सिर्फ 2-3 सवाल सॉल्व किए। क्यों, क्योंकि मुझे अपना स्कोप ही क्लियर नहीं है कि मुझे आईकेप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, क्लास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मेरा सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए, किससे मैं पढ़ रहा हूँ। पहले दिन से मुझे ये चीज जब डिसाइड होंगी, तो ही मैं एक प्लान मैनर में चल रहा हूँ।
अप्रोच में हमने पहले भी बात की थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही चीज बताई थी कि अपना प्लानर बनाएं, अपने सीरियल नंबर चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स गिनती के आपके पास हैं, टॉपिक्स आपको पता है, लेक्चर स्टेटस आप मार्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, रिवीजन 1 रिवीजन 2। डे फर्स्ट से जिस दिन आपने ये चेकलिस्ट बना ली ना, आपका थ्रू आउट द सेशन इतना बेटर कंट्रोल रहेगा सब्जेक्ट पे कि आपको इजीली पता चलता रहेगा कब मुझे सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, कब मेरा सब्जेक्ट कंप्रोमाइज हो रहा है। जब मैं कंबाइन प्लानिंग नहीं करता ना, तो फिर मैं अगर बीएफडी ले रहा हूँ, एफएफआर ले रहा हूँ, तो उसी की क्लासेस लेता रहूंगा। एंड में आके मुझे याद आएगा मुझे सीफएफ 3 भी देना था, अब उसकी प्रोग्रेस क्या है मुझे कुछ नहीं पता, कितने टाइम तक कितनी चीजें कवर होनी चाहिए थी मुझे उसका भी आइडिया नहीं है। जब मैं हैप हैजर्ड वे के अंदर उसको अटेम्प्ट करने जाऊंगा, तो मेरे पास फिर वही होगा, एंड में सेलेक्टिव स्टडी पे भी जा रहा हूँ, लैक ऑफ प्रैक्टिस भी हो रही होगी, सारी चीजें हो रही होगी। डे फर्स्ट से इसलिए इस चीज पे एम्फेसाइज किया जाता है, मुझसे जितने स्टूडेंट्स से पूछा सबको मैंने यही कहा कि अपना खुद का प्लानर बनाएं, फिजिकल पेपर पे बना के रखें, उसको आप एज अ ट्रैकिंग लेके चलते हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने लेक्चर्स हो गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने टॉपिक्स रह गए। आपको खुद ही जब जब एनालाइज करना होगा मेरी प्रोग्रेस क्या है, आप ये पेपर देखेंगे आपको इजीली पता चल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज क्यों आता है? अब कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ लोग टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तो फिर सिंगल सिटिंग के अंदर पूरा एग्जाम सॉल्व नहीं करते। मैं आपको लिटरली खुद अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा जो रहा है पेपर्स के दौरान। जब आप सिंगल सिटिंग के अंदर कोई भी पूरा पेपर सॉल्व करते हैं ना, उसमें आपकी लर्निंग्स इतनी हेल्पफुल होती हैं कि अब आपके इजीली 15 to 20 मिनट्स पेपर में बचा सकती हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होती हैं, आपको कुछ ऐसी प्रायोरिटाइजेशन पता चलती है जिसको आप पेपर में अप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिस स्टैंड अलोन क्वेश्चंस की अपनी जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगेन, 1 से 2 एग्जाम सिंगल सिटिंग में एग्जाम इन्वायरमेंट में सॉल्व करना बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इसका आपको अंदाजा जब आप पेपर में वो सवाल करके या पेपर दे के जा रहे होंगे ना, आपको बेनिफिट वहां पे नजर आएगा। दूसरी चीज, जो मेरे पास रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ट्रेंड्स आ रहे हैं वो क्या है, अब मेरे पास सिनेरियो आईटी बेस्ड ज्यादा बन रहे हैं। आईटी बेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मेरे पास फिनटेक जैसी चीजें आ रही हैं, मेरे पास चैट जीपीटी जैसे कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहे हैं, ब्लॉकचेन हो गया, बिग डेटा हो गया। दुनिया के अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसी ट्रेंड्स की रेप्लिकेशन आपके पेपर में की जाती है। अब जरूरी क्या है, जब मुझे ट्रेंड्स पता चल रहे हैं तो मेरे पास डिफरेंट आर्टिकल्स भी मुझे पता होने चाहिए, मुझे ऐसे सवाल लाजमी करने चाहिए जो रिसेंट ट्रेंड्स पे भी बेस करते हो, ताकि मेरा एक एक्यूमेंट डेवलप होगा, मेरा एक नॉलेज बैंक डेवलप होगा कि इन सिनेरियोज में किस तरह मुझे रिस्पॉन्ड करना है। डेटा और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन लाजमी पेपर में टेस्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके इजीली 10 से 15 मार्क्स इंकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक सवाल पेपर में लाजमी ऐसा आ रहा है जो नॉन टेस्टेड एरियाज में से, जिस तरह हमने चैप्टर 1 देखा, प्रीवियसली हमने चैप्टर 7 का नेटवर्क एनालिसिस देखा, नेटवर्क डायग्राम देखा, इससे प्रीवियसली हमने चैप्टर 14 ऑपरेशंस मैनेजमेंट के टॉपिक्स देखे। चौथा, मल्टी ग्रिड टेस्टिंग, जिस तरह भी आपको मैंने शो किया, 4 सवाल ऐसे मिले हमें जिसके अंदर मल्टीपल ग्रिड्स की एक सवाल के अंदर टेस्टिंग हो रही है। पांचवा, रिकमेंडेशंस और सोल्यूशन जो पूछे जा रहे हैं उसमें हमारे पास ना कोई नॉलेज बैंक है, ना हमारे पास कोई प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है जिसकी बेस पर हम रिकमेंड करें। उसका रीजन अगेन वही है कि मेरे पास लैक ऑफ स्टडीज, लैक ऑफ प्रैक्टिस और मेरा लैक ऑफ फोकस है। अब ये सारी चीजें किसी वजह से जॉट डाउन की गई हैं, और पहले दिन बताने का पर्पस यही है कि जितना प्लान अप्रोच के अंदर, जितना प्लान वे के अंदर आप चलेंगे, जितना सीरियसली CFAP 3 को आप लेंगे, उतना ही आप एग्जाम डेज के अंदर लास्ट मंथ रिवीजन के अंदर कम से कम स्ट्रगल कर रहे होंगे। अभी से आज के दिन से ही आप लोग सब अपना प्लानर भी बनाएं, अपने पास स्कोपिंग करें, अपने सब्जेक्ट्स को अलाइन करें जो आपने देने हैं। चीज़ों को ग्रेजुअली साथ साथ जितना लेके चलेंगे, उतना स्किल्स भी आपकी अच्छी डेवलप होंगी, कॉन्सेप्ट भी आपके साथ साथ क्लियर होंगे, और एंड टाइम पे आपके पास कोई प्रेशर भी नहीं आ रहा होगा। अब इन सारी कंसिडरेशन से रिलेटेड 2 चीज जो हमने इंकॉर्पोरेट की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज जो हम इंकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं वो हमारे पास ये है कि हम लाइव सेशंस रखें। किसके? रिटेन बेस्ड प्रैक्टिस के। क्योंकि हो ये रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से थी वो काम कर नहीं रहे, रिटेन प्रैक्टिस को बहुत लास्ट प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। तो हम बेसिकली ये करेंगे कि जो हम नए सवाल करवा रहे होंगे इस अटेम्प्ट के अंदर, उनको हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास के अंदर
रिटर्न खुद सॉल्व करें, और उस तरह सॉल्व करें जिस तरह स्टूडेंट सॉल्व कर रहा होगा पेपर में, या उसको ड्राफ्ट उसको करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? एक जो आपका ड्राफ्टिंग वाला मसला है, उसकी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, वो रिजॉल्व हो रहा होगा। दूसरा जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला मसला है, जो भी हमने डिस्कस किया, तो चीजों को लिंक कैसे करते हैं, वर्ड्स को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, वो स्किल आपके साथ डेवलप होगी। अब इस सेशन का पर्पस क्या है कि आप उस सेशन में आए, अपने पास नोटबुक सारी चीजें प्रॉपरली लेके बैठें, और खुद से उस सेशन के अंदर ड्राफ्टिंग करें। जब तक खुद से आप चीजों को नहीं करेंगे तब तक वो स्किल सेट डेवलप नहीं हो सकती। तीसरा फायदा इससे क्या होगा कि हमारे पास एडिशनल क्वेश्चंस का डेटा बैंक इंक्रीज होगा, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आईकैप के सिनेरियो जैसे रेलिवेंट जो सवाल है वो इनकॉर्पोरेट कराएं, ताकि थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर मिले कि जब इंफॉर्मेशन कम हो तब हमें सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन किस तरह करनी है, रादर देन एसीसीए की तरह जो लेंदी सिनेरियोज होते हैं उसमें तो हमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। दूसरी चीज जो इनकॉर्पोरेट की हुई है हमने, वो आपके पास है समरी लेक्चर की। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा डिस्क्लेमर जो ऊपर दिया, नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क। इस समरी लेक्चर का सिर्फ पर्पस ये है कि मेरे पास जब मैं एग्जाम मंथ वाले टाइम में अपने रिवीजन टाइम में बैठूं, मुझे कोई टॉपिक नहीं रिकॉल हो रहा, तो मैंने उसके समरी लेक्चर के अंदर देखा, चीजें क्विकली स्किम हो गई, वो मुझे एक एज अ रिवीजन सोर्स कर सर्व कर रहा होगा। लेकिन उसका फायदा उसी स्टूडेंट को होगा जिसने थ्रू आउट द सेशन कंप्लीट लेक्चर्स लिए हुए होंगे, चीजों को कंप्लीट कवर किया हुआ होगा। क्योंकि जब मैंने आपको एक इसका कीवर्ड बताया, समरी लेक्चर से आप जब एप्लीकेशन करने जाते हैं ना सिनेरियो पे, वहां पे आप स्ट्रगल करने लग जाते हैं, क्योंकि कम इंफॉर्मेशन होती है, उसकी बेसिस पे ज्यादा मटेरियल प्रोड्यूस करना, रिकमेंडेशंस देना, सजेशंस देना, वो आप नहीं कर सकते। तो इसका जो पर्पस है वो सिर्फ आपका लास्ट मंथ रिवीजन है। ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम समराइज लेक्चर डालते रहें और स्टूडेंट्स बाकी लेक्चर्स को छोड़ के समरी लेक्चर लें और डायरेक्ट आगे मूव करते हैं। लास्ट मंथ जो आपका रिवीजन है उसमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास यही हुआ था, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर फना टॉपिक एक्सप्लेन कर दें, सर 2-3 मिनट के वॉइस नोट के अंदर पूरा पूरा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप समझा दें। अब देखें, वो स्टूडेंट्स वही होते हैं या तो वो लास्ट टाइम में उठा रहे होते हैं। अब 2-3 मिनट में किसी भी एक टॉपिक को आप किस तरह कवर कर सकते हैं? आप सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप शुरू से उसको साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। इसलिए मैं इस अप्रोच के लिए बार बार ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ कि लास्ट मंथ रिवीजन के लिए है, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए सर्व कर रहा है। इसको आपने वैसे ही ट्रीट करना है, और इसको आपने तभी देखना है जब आप रिवीजन फेस में, इनिशियली जब आप लेक्चर्स नॉर्मल देख रहे होंगे तब आपने इस चीज पे फोकस नहीं करना। दूसरी रिक्वेस्ट है कि लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करें। हम लास्ट टाइम की तरह टेस्ट और मॉक भी कंडक्ट कर रहे होंगे, जो आपको चेक होके वापस भी मिल रहे होंगे। लेकिन इशू क्या आता है, हम एक पूरा सवाल प्लान करते हैं, पूरा मॉक अरेंज करते हैं, 2-3 हफ्ते पहले अनाउंस भी करते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट्स आते हैं उस मॉक के अंदर। उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स ना उसको बाद में सॉल्व करते हैं ना डिस्कस करते हैं। अब जब आपको इतने एवेन्यूज मिल रहे हैं प्रैक्टिस के, लाइव सेशन हो गया, आपके 2 से 3 मॉक्स हो गए, टेस्ट हो गए, आप उसको अवेल करें। तो आप टेस्ट जब अटेम्प्ट करेंगे या चेक करवाएंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स आपको हाईलाइट होंगी, आपके पास टाइम होगा कि आप उसको ओवरकम कर सकें। रादर देन अगर आप लास्ट मंथ के अंदर बैठेंगे, इन सवालों को भी एंड में देखेंगे, टेस्ट और मॉक के क्वेश्चन को भी एंड में देख रहे होंगे, तो उसका बेनिफिट आपको इस तरह अचीव नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाली चीज पे आप लोग की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। टेस्ट और मॉक वाली चीज पे भी आप लोग की पार्टिसिपेशन अच्छी रहेगी, और इंशाल्लाह आपको इस चीज का बेनिफिट भी होगा। सिर्फ CFAP 3 तक नहीं, MSA 2 के अंदर भी आप जाके देखेंगे, आपकी जो ड्राफ्टिंग स्किल डेवलप हो चुकी होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो आपकी डेवलप हो चुकी होगी, वो आपके MSA 2 के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अभी तक? देखें, मैं यही सर अली की बात को कंटिन्यू करूंगा। असल में एक प्रॉब्लम ये है कि हम, मैं जैसे मैंने कहा ना शुरू में एक बात की कि माइंडसेट, कि बीएफडी में क्या होता है कि बीएफडी में स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्लास नहीं लेंगे तो कौन सा समझ नहीं आएगा, कौन सा समझ नहीं आएगा तो टॉपिक अटक जाएगा और आगे के सवालों की प्रॉब्लम का। अनफॉर्चुनेटली एसपीएम में ऐसा नहीं होता। एसपीएम में ये होता है कि नीड बेसिस पे जो है ना लोग जो है वो करते हैं, और हमें बड़ा मतलब सरप्राइज होते हैं हम कि हमें पता चलता है पोर्टल से कि एसपीएम की क्लासेस का जो रिस्पॉन्स रेट है सबसे कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बीएफडी, एज कम्पेयर टू एमएसए 2, एज कम्पेयर टू
इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर टैक्स की बात करें, टैक्स में भी बेहतर होता है। ठीक है, हालांकि ठीक है टैक्स हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब जस्ट वी हैव लॉन्च, बट एसपीएम में हमें, अच्छा एसपीएम में ऐसा नहीं है, माशाल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल काफ़ी ज़्यादा है, मगर जब हम एक्चुअली लेक्चर देखते हैं कि कितने लोगों ने लिया तो बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि हम डिसअपॉइंट होते हैं। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ सीरियसली स्पीकिंग, बीइंग अ टीचर ना हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपका पास होना होता है। और अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, हमने रिजल्ट कंपाइल किए, हमें बहुत खुशी हुई कि उन लोगों को जो लोग हमसे राब्ते में थे, यकीन करें वो माशाल्लाह पास हो गए, और हमें बहुत खुशी हुई कि यार चलो हमारी मेहनत वसूल होगी। मगर एट दी सेम टाइम आप सर अजीब जानते हैं कि जब स्टूडेंट पास नहीं होता ना तो हमें बहुत दुख होता है। ठीक है, अच्छा अब हम जब बच्चों से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो हमें बहुत सारी जगहों में ये पता चला, फीडबैक मिला कि नहीं जी वो तो हमने नीड बेसिस पे या हमने मिसाल के तौर पे उसको लास्ट में रखा था। अब मैं जो आपसे बात करता ना, देखें आप खुद सोचें, अगर मैं एक सब्जेक्ट का टीचर हूँ और मुझे पता चल रहा है कि यार मेरे पेपर को सबसे लास्ट रखा जा रहा है, उसको सबसे आखिरी टाइम दिया जा रहा है, तो मुझ पे क्या बीतेगी। ठीक है मैं बीएफडी का टीचर हूँ, बीएफडी मुझे पता है लोग पहली दूसरी नंबर पे रखते हैं बीएफडी को, मगर बात ये ना कि अगर मैं एसपीएम का टीचर हूँ, मैं अपने आपको एसपीएम के रोल में देखूँ, तो फिर तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि अब बात यह है कि टीचर के लिए भी तो एक मोटिवेशन है। अब अगर टीचर अवेलेबल, अब जैसे देखें सर अली ने आपको 3 बातें बोली कि वो लाइव सेशन भी कराने में इंटरेस्टेड हैं, उसमें आपको ड्राफ्टिंग पूरी पूरी ड्राफ्टिंग कराएंगे। देखिए आज हमने एक चीज डिस्कस की, हम आपको, हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं ओरल ड्राफ्टिंग करा के साइड में हो जाए, हमने कुछ सवालों में ऐसा किया भी है पास। मगर हम अब आपको इतना ऑफर कर रहे हैं कि यार अगर आप लाइव में आते हो हम आपको पूरा सवाल सॉल्व कराएंगे, यार पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, और सिर्फ सॉल्व नहीं कराएंगे, सीरियसली स्पीकिंग आप सर अलीफ को पेपर दोगे ना चेक करने को, चेक भी कर देंगे। ठीक है, इसी इतना हमारे टेस्ट होते हैं, यकीन करें हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। बहुत दिल दुखा हमारा लास्ट टाइम कि हमने तीन हम सर हम, अरे हमने कितने टेस्ट प्लान किए थे, आई थिंक 3 या 4 टेस्ट प्लान किए थे, ऐसा ही है। जी सर, 3 टेस्ट और हमने कितने प्लान किए टेस्ट थे। हमने 3 एक्चुअली कंडक्ट भी किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जी हमारे सर। पास कितने कॉपीज आई थी, हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल हमारे पास अलहमदुलिल्लाह काफी ज्यादा थे, मगर दो तीन चार पांच कॉपियां मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं आई थी मेरे ख्याल से। जी सर, पहले में 3 4 आई थी, उसके बाद 2 3 आई थी, और लास्ट वाले में सिर्फ एक ही थी। देखें अब आप मुझे बताएं कि यार अगर अल्लाह वाले हम आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब मैं जता नहीं रहा, देखें हमें जता नहीं रहा मैं कि जी हम मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यार कि टू वे एफर्ट होगा ना तो मजा आएगा। और सीरियसली स्पीकिंग हमारे लिए ट्रीट सबसे बड़ी यही है कि आपका रिजल्ट, आपका पास होना। ठीक है ना, ये हमारी सबसे बड़ी ट्रीट होती है कि यार ठीक है स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया, हाँ जी हमारी थोड़ी सी जो थोड़ी बहुत एफर्ट है अगर वो काम आ गई, तो हमें इससे ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं और क्या चाहिए यार। तो प्लीज यार एसपीएम को थोड़ा सा मैं कहूँगा सीरियसनेस के साथ करें, हम इंटरेस्टेड हैं आपके साथ काम करने में। अब होता ही है कि टीचर आया हुआ है लाइव क्लास में, लोग ही नहीं आए हुए, तो वो के टीचर एक दो लोग अगर आए हुए हैं या एक भी बंदा नहीं आया हुआ तो वो बंदा पूरा प्लान चौपट हो जाता है। अच्छा हमारा जो मिजाज है ना वो डिफरेंट है, आप सर अरीब भी जानते हैं, ये बात हमारी बहुत दफा हो चुकी है। हमारा हम वो उस तरह जो है ना क्लास कंडक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते कि बगैर स्टूडेंट के क्लास कंडक्ट कर लिया। हमारी ये पॉलिसी होती है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ स्टूडेंट क्लास में इंटरेक्टिव सेशन हो। सेम फॉर बीएफडी एज वेल, सेम फॉर एमएसए 2 एज वेल, सेम फॉर एमएसए 1 एज वेल। अभी सर फुरकान से भाई थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने बताया एमएसए 2 में माशाल्लाह स्टूडेंट्स थे। तो मतलब एक एंगेजमेंट होती है ना, टीचर को भी मोटिवेशन होती है। और हम समझते हैं कि ये वो पेपर है, एसपीएम हो गया, एमएसए 2 हो गया, इनमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको भी जरूरत है लाइव में आने की, ताकि आप देन एंड देयर अपनी थॉट्स हमसे शेयर करें और उसको अलाइन करवाएं। तो कहने का मतलब है कि वो वाला पेपर नहीं है कि मैं साइड में रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना आपको मतलब जो वो कर दूं। आप देखो हम रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करें तो आपको इंटरेक्टिव सेशन की करें, इंटरेक्टिव सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें कि जो लाइव क्लास में बातचीत हुई है ना उसकी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये रियल लाइफ में जो बंदे के दिन में बातें। अब वो ठीक है जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज्यादा थॉट्स एक्सचेंज होंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि यार अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ काम करने में, और ये नहीं कि फिर आप मतलब हमें हमें लिए तो अच्छा है कि आप पोर्टल लेके आपने परचेज कर लिया आप साइड में चले गए, नहीं हम चाहते हैं कि यार अगर आप हमारे साथ आते हो तो फिर आप हमारे साथ एफर्ट भी करो। ठीक है ना, मुझे पता है टाइम नहीं दे पाते लोग, और बहुत सारे इश्यूज हैं, और वो सब आप लोगों ने एडमिट भी किया, मुझे भी ये बात पता है, मैं बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे पेपर भी इंपॉर्टेंट है और जिसका कोर्स भी कम है। मगर बहरहाल मैं समझता हूँ इस पेपर को निकालना जरूरी है। और दो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी रिपीट की थी कि यार इससे एक तो आपका एमएसए 2 को दरवाजा खुल रहा है ना, एमएसए 2 आपका अनलॉक ही नहीं होगा, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये है कि यार इससे आपको एमएसए 2 में आसानी हो रही है। तो प्लीज यार देखें समरी लेक्चर्स पे सर अरीब ने आपको बताया कि ये हमारा एक नया फीचर होगा। लाइव सेशन में हम पूरी पूरी ड्राफ्टिंग पे, कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्टिंग पे बात करने जा रहे हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं कि पुराने क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी कराए वो करा दें, पुराने ही क्वेश्चन ढूंढना इसमें एक एफर्ट है यार, टीचर का टाइम लग रहा है, फिर वो आपको सॉल्व कराया जा रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट टेस्ट। देखिए हम फिर वापस आज बात कर रहे थे कि हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे लोग नहीं आएंगे, हमने कहा नहीं यार हम करते हैं, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। और सीरियसली स्पीकिंग C-FAB 3 मैं आपको बताऊं मेरा बड़ा दिल था C-50 बनाने का। थैंक्स टू सर अरीब के, सर अरीब ने जो है ना मुझे ज्वाइन किया, और जो चीज़ें मैं पर्सनली अकेले नहीं कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता अकेले, जाहिर सी बात है क्योंकि मेरी अपनी फर्म भी चल रही है अलहमदुलिल्लाह, दूसरे पेपर भी चल रहे हैं। तो थैंक्स टू सर अरीब के, वो भी अपनी हालांकि इतनी बिजी जॉब है एबर्ट में माशाल्लाह मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल में, उसके बावजूद साइमल्टेनियसली वो इन सब चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं, क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, लोग के टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं।
लोग के टेस्ट चेक भी कर रहे हैं, लोग को फीडबैक भी देते हैं, लोग की क्वेरीज भी रिस्पॉन्ड करते हैं लास्ट मंथ में, ठीक है, इंडिविजुअली, जो आपको पता है हमारा एक फीचर है बीएफडी के अंदर भी। मैं अलहमदुलिल्लाह कोशिश कर रहा होता हूँ सारी क्वेरी रिस्पॉन्ड करूँ। यहाँ पे सर MSA 1 और C-3 में कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ यार इन सारी बातों को मैं कहूँगा कि हम करेंगे। और ये हमारा जो पोर्टल है उसको भी हम अभी अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सवाल आ रहे हैं आपके, वालेकुम सलाम। हाईलाइटेड क्वेश्चन पेपर में आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटेड। अच्छा, एक्चुअली आपने पोर्टल में लॉगिन किया, उसमें सब लेक्चर अपलोडेड हैं, ठीक है, कंप्लीट अब लेक्चर अपलोडेड हैं, ठीक है। मैं ठीक है, आप लाइव वाले में चेंज करा लें, एडमिन को बोल दें कि सर मुझे लाइव वाले में कर दें, तो वो आपको लाइव वाले में कर दें। हम इसका पूरा प्रॉपर प्लान भी शेयर कर देंगे, किस किस तरीके से किस किस वीक में कौन कौन से लेक्चर अपलोड होंगे, कौन कौन से वीक में कौन सी क्लासेस होंगी, इंशाल्लाह एक पूरा प्लान हम बना के शेयर कर देंगे, तो आपको पता होगा कि किस वीक आपने कौन से सेशन के लिए आना है हमारे पास। हम्म, ठीक है, ऐसा ना, आप मुझे कॉल कर लेना, सेशन के बाद मुझे कॉल कर लेना यार, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल तो पूछ लें, एनीथिंग एल्स, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं? देखें, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है, समर 15 का, सॉरी समर 23 का पूरा पेपर डिस्कस हुआ है आपका, इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस हुए हैं, मैंने आपको कुछ अप्रोच बता दी है, मैं अप्रोच वापस दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा। एडवांस टैक्सेशन का लाइव सेशन कल से होगा इंशाल्लाह, वो उसका टाइम इंशाल्लाह हम अनाउंस कर देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो कल होगा, लास्ट वीक भी हुआ था मगर कल भी इंशाल्लाह होगा, वो ग्रुप में इंशाल्लाह ना हम कम्युनिकेट कर देते हैं। ये देखें, पॉसिबल रीजन पे हमने बात की है आपके साथ, प्रैक्टिस कैसे करनी है इस पे हमने बात की है, अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पे हमने बात की है, ये मेन देखें बातें हैं जो, और बाकी सर अरीब ने उसको और मजीद आगे बढ़ाया। ठीक है जी, तो मुझे बताएं, मेहनत करेंगे? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, आई कैप ऐसे तो नहीं निकालता। मेरा नंबर नोट कर लें व्हाट्सअप का, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, 2112966, आप इसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फ्री होके आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता रहूँ। ठीक है, चलें यार, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखें, हमें, मैं वाकई कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, बस आप FPM के साथ इंसाफ करने की कोशिश करें। ये पेपर सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर हो सकता है, क्लास से भी हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है, सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम आप खुद देते हैं या क्लासेस के थ्रू देते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। जो लोग BFDM से ले रहे हैं उनके हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है, और बाकी भी कोई इशू नहीं है, अगर किसी को फाइनेंशियल इशू होता है तो वो कोई मसला नहीं है, वो यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई इससे भी इस वजह से कि खुदा ना खासा फाइनेंशियल इशूज है, क्लास ना ले सके, वो हमारे लिए क्या कहते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आपको अगर कोई है मसला, क्लास लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके जो है वो आपके डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर अलीफ, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू सर। एंड सीरियसली स्पीकिंग यार, इसमें बड़ा एफर्ट लगता है। एंड थैंक्स सर फॉर, जिसे कहते हैं ना कि, और कॉन्ट्रीब्यूशंस इन MSA 1 एज वेल एज CFAP 3। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।